अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और एक न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन की इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने अपने ट्रांसमिशन का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया है, एक्सपैंड किया है। आज सुबह 12 बजे से आप मुसलसल देख रहे हैं इलेक्शंस का अहवाल, हलकों के हवाले से मुसलसल वहाँ से कवरेज आपको हो रही है। जो डे टू डे न्यूज़ है वो भी आप तक बर वक्त पहुँच रही है और बड़े ही मुनफरिद, बहुत ही आसान और बहुत ही आसान फहम अंदाज में आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारा सारा पैनल, हमारी टीम, हमारे एक न्यूज़ के जितने भी वर्कर्स हैं वो पहुँचा रहे हैं। इस हिस्से में हमने आज जनूबी पंजाब के हलके भी डिस्कस करने हैं। हमारे साथ जो मेहमान होंगे मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाता हूं और हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं जो कि थोड़ी देर में मैं आपके सामने रिवील करूंगा। मैं ज्वाइन किया है मोहम्मद मालिक साहब ने, सर शुक्रिया आपका। बतुल राजपूत आपका शुक्रिया। रिजवान रजी साहब सर थैंक यू सो मच। सलमान आदिब साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरवा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियोज़ में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत वोकल वॉइस है, बहुत पुरानी वर्कर हैं, ओहदेदार हैं, कारकुन हैं, बहुत इन्होंने काम किया है अपनी पार्टी के लिए और उस दौरान इन्होंने बहुत मसाइब, बहुत मुश्किलात भी झेली हैं। बट अगेन आज जो कि हमारे साथ तो मौजूद हैं, हम उनकी इलेक्शन कैंपेन यानी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी बात करेंगे। कुछ चुभते सवालात भी होंगे जो कि हमारे बाकी पैनलिस्ट उनसे करेंगे। शर्मिला साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमने जो एक हल्का डिस्कस करना था, मैं उसका एक बिल्कुल ब्रीफ सा ओवरव्यू आपको देता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू आवर गेस्ट। जिला बहावलपुर डिवीजन है ये और इसमें 3 अजला हैं। कौमी असम्बली के 15 इसमें हल्के हैं, सूबाई असम्बली की इसमें 31 नशिस्तें हैं। 2018 के जो इंतखाबी नताइज थे वो थे तहरीक इंसाफ ने 5 नशिस्तें हासिल की थी, मुस्लिम लीग नून ने 6, पीपल्स पार्टी 2, मुस्लिम लीग कौफ 1, आज़ाद उम्मीदवार 1। सूबाई असम्बली की तहरीक इंसाफ ने 10 नशिस्तें हासिल की थी, मुस्लिम लीग नून ने 13, पीपल्स पार्टी ने 5 और आज़ाद उम्मीदवार इसमें 3 कामयाब हुए थे। इस पर हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। शर्मिला साहिबा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहली बात तो ये कि पंजाब, आज आप भी पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मैदान मारने की कोशिश की हुई है, लेकिन अब हुआ ये, इसको शोमी किस्मत, अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, कराची जल थल एक हो गया। अब आप पे तनकीद हो रही है कि जनाब आप यहाँ पर हैं, बिलावल भुट्टो साहब कराची की बात करें, आप वादा करते हैं जनाब कराची को या लाहौर को कराची बना देंगे, कराची वहाँ पानी में डूबा हुआ है, ये तनकीद आप पे की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, दिस इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमने कभी नहीं कहा कि हम कराची को लाहौर बना देंगे। आई थिंक ये नारा उन्होंने ही लगाया है, लाहौर को कराची बना देंगे। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम लाहौर को कराची बना देंगे या कराची को लाहौर बना देंगे। ये दोनों मुख्तलिफ शहर हैं, उनकी मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं, कांट बी कंपेयर्ड। जहाँ तक रही कराची की बारिश का ताल्लुक, बिल्कुल बारिश हुई है, कहीं 60 मिलीमीटर हुई है, कहीं 70 हुई है, बहुत बारिश हुई है। कराची के हवाले से बहुत बारिश हुई है, अक्सर कराची में बारिश होती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वो दिखाया है जहाँ पर कराची का ना अर्बन फ्लडिंग हुई है, लेकिन वो नहीं दिखाया कि अब जो सारे जो शाराएँ हैं, जो मेजर रोड्स हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, ओपन फॉर ट्रैफिक, वो नहीं दिखा रहा कोई। अब एक क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई हुई है, हमारे लोग कैंडिडेट्स वहाँ खड़े हुए हैं और वो दे गिविंग अ वेरी टफ टाइम टू MQM एंड ऑल द अदर पार्टीज़ ओवर देयर, जमात इस्लामी इंक्लूडेड। तो इनको मौका मिल गया। अब वही सारी क्लिप्स नज़र आ रही हैं कि जी वो फ्लडिंग हो रही है, पानी जमा हो गया है, लेकिन वो कोई नहीं दिखा रहा जहाँ से पानी उतर गया है। ठीक है, अच्छा, मेयर कराची का, मैं इस पे चाहूंगा हाँ। बाकी लोग भी कमेंट करें, सवाल करें, लेकिन बिलावल साहब ने आज हैदराबाद में एक बहुत बड़ा कामयाब जलसा किया। सिंध के हवाले से आपकी पार्टी स्ट्रैटेजी पर इतने सवालात उठेंगे नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये बात अज्यूम कर ली जाती है जनाब सिंध है तो पीपल्स पार्टी है, वो तो उन्हीं का है ना। पंजाब में जो आप किस्मत आजमा रहे हैं, पंजाब में जो वापस आना चाह रहे हैं आप, क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं इंक्लूडिंग बिलावल साहब जहां से लड़ कंटेस्ट कर रहे हैं लाहौर से, उसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन है? कितनी सीट्स, एक नंबर अगर आपको यू हैव टू गिव अ फिगर, तो वो क्या होगा? यू नो, आई डोंट वांट टू गिव अ नंबर बिकॉज दैट साउंड्स वेरी प्री डिटर्मिन्ड। मैं ये नहीं कहूँगी नून लीग की तरह जो हम 125 सीटें ले जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दैट विल बी अ गुड साइजेबल नंबर। ये हर किसी को बड़ा ताजुब था कि चेयरमैन साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से बिलखुसूस, और लाहौर में जो हमें पजीराई मिली है, जो जहाँ जहाँ हम कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोगों का एक जोश है, जो लोगों की एक चाहत है, पीपल वांट टू वोट फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। हम आज मरियम कॉलोनी में थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वहाँ पर सारी,
एंड उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, वही ख्वाहिशात, पानी, पीने का पानी चाहिए, साफ़ पीने का पानी, जो हमें अक्सर कहा जाता था कराची और दीगर जगहों के हवाले से कि जी साफ़ पीने का पानी, वो साफ़ पीने का पानी मांग रहे हैं। और वो ये मांग रहे हैं कि जनाब हमें अपना कब्रिस्तान चाहिए। 30 साल से वो कब्रिस्तान मांग रहे हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ से पहले PMLN की शाइस्ता परवेज़ मलिक खड़ी हुई थी, शी वॉज़ द कैंडिडेट, वो जीती थी यहाँ से। तो ये छोटी छोटी दीरीना ख्वाहिशात हैं लोगों की जो आज तक पूरी नहीं हुई। एंड दिस इज़ लाहौर, दिस इज़ राइट द हार्ट ऑफ लाहौर। और आप यकीन करें कि लोग खुद देना चाहते हैं वोट बिलावल भुट्टो जरदारी, दे वांट दिस चेंज। बट क्वेश्चन ये भी है, मैं चाहूंगा मालिक साहब भी एंगेज हो, कि कराची से बिलावल भुट्टो साहब वो क्यों, वहां से क्यों उनको इग्नोर कर दिया, मतलब कराची को इग्नोर क्यों कर दिया, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे? कराची को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है। इस दफ़ा ये फैसला हुआ था कि जी एक सीट से लाहौर से, पंजाब से लड़ेंगे और 2 जो है अंदरून सिंध से लड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग एनी सिटी। इस तरह तो फिर आप कहें कि जी हैदराबाद से क्यों नहीं खड़े हुए या मीरपुर खास से क्यों नहीं खड़े हुए, ये भी हो सकता है ना। तो इग्नोर की बात नहीं है, इट्स द चॉइस एंड दे डिसाइडेड। और यू नो पंजाब से आना हर किसी के लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी। हम तो चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो कराची से खड़े हुए थे वो इलेक्शन लड़ते, वो तो विड्रॉ करके चले गए। चले मालिक साहब, एक मिनट। अच्छा मिस फारूकी, देखिए जब से भुट्टोज की पॉलिटिक्स आई है ना, थोड़ा लाउडली प्लीज, तो कोई एक भुट्टो कराची से जरूर इलेक्शन लड़ा करता है। इनके सवाल का पर्सपेक्टिव ये था कि इस दफा एक भी भुट्टो कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये है उसका पर्सपेक्टिव। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड। देखें टाइम्स हैव चेंज्ड। ये कहना कि जी कराची से लड़ना ज़रूरी है, लियारी से लड़ना ज़रूरी है, अब वो वक्त नहीं रहा। चलो अब आप देखें चेयरमैन लाहौर से लड़ें, कोई नहीं एक्सपेक्ट करता था। लोग ये कहते थे जी पंजाब में तो आपका कोई ऐसा सच वजूद ही नहीं है, पार्टी को रिवाइव करना है। इससे जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें हुआ है कि पार्टी के लोगों में जो कारकुन हैं उनमें बड़ा जोश और जज्बा आया है। यू नो दे हैव दैट, वो एक जज्बा जो बताइए ना, जैसे शरीफ अफोर्ड नहीं करते लाहौर से हारना, वो कहीं और से हारना अफोर्ड करते हैं। वो कहते हैं सिमिलरली भुट्टो अफोर्ड नहीं करते लियारी से हारना, इसलिए उनको फिक्र नहीं है। अगर वो पंजाब से जीत जाएं लाहौर से, इट विल बी अ मेजर अपसेट, इट्स अ विन विन फॉर हिम। अगर हार जाएं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि सारे कहेंगे अच्छा उन्होंने आके पंजाब में रिवाइव कर दिया है, और किया भी है। आई थिंक इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये बहुत बड़ा आपको बेनिफिट आएगा, जो इतना आपने हाई प्रोफाइल किया है। लेकिन इमीडिएट में ना भी है, बट ही हैज़ नथिंग लूज है। लियारी से जाने का मतलब था कि देयर इज अ फेयर, एक आपने जब आप कहते हैं ना कि हालात बदलते हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन सर्टन चीज़ें नहीं बदलती, सर्टन एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं। अगर नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन ना लड़ें, जो मर्जी रीज़न दें वो कि जी मैं कौमी लीडर हूँ, मैं 10 जगह से लड़ रहा हूँ, लेकिन लाहौर से लड़ने का मतलब है भैया डर है, यू कांट अफोर्ड इट। किस बात से इतना डर है? इज इट बिकॉज के लियारी में गुस्सा बढ़ा है? डिस्पाइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सबसे वो बैकवर्ड इलाका है आपके पूरे कराची का, बुरा हाल है। मैंने लियारी में जो मैं बता दो ना, मैं लियारी में जब गया, मैंने उज़ैर बलोच इसकी गिरफ्तारी से पहले, उस वक्त मैंने इसका भी इंटरव्यू किया, मैंने वहाँ गैंग वॉर कवर कर रहा था। यकीन माने मुझे लगता था पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ। इट डिड नॉट फील लाइक पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट दैट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। आप लास्ट कब गए थे लियारी? शमीला साहब इसमें ये भी ऐड कर लें, लास्ट ईयर आप लियारी में जाके देखें द फुटबॉल ग्राउंड, आज आप लियारी में जाके वहाँ के स्कूल्स देखें, वहाँ जो पीने के पानी का इशू था ये मुझे एक सवाल बता दें, क्या पॉजिटिव सिग्नल है किसी भुट्टो का वहाँ से ना लड़ने का? नेगेटिव तो हम आपको 500 गिना सकते हैं। नहीं, देखिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। इस दफ़ा चॉइस ये थी कि चेयरमैन साहब एक चॉइस फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस, नो नॉट चॉइस फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस। पार्टी को पंजाब के अंदर उसका रिवाइवल बहुत ज़रूरी था। 2013 के बाद जो हमने एक देखा डिक्लाइन, उसको रिवाइव करना, पार्टी में पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे लोगों को वो होप देना। आई थिंक चेयरमैन साहब का यहाँ से इलेक्शन लड़ना हैज़ गिवन द होप टू ऑल द कैंडिडेट्स इन पंजाब। लेकिन जरदारी साहब जो मैं रिवाइवल इस दफा देख रही हूँ ना, जरदारी साहब ने कारकुनों में, जियालों में, वो इट्स नेक्स्ट लेवल। उन्होंने खदशा जाहिर किया एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने कि कराची में रोड ब्लॉक्स हैं उनके लिए। वाज दिस द रीजन? कोई रोड ब्लॉक इतना बड़ा आ गया दैट यू हैड टू अबैंडन कराची और फिर आपको हैदराबाद और लाहौर आना पड़ा? कराची में देखें हुआ क्या है, कराची के अंदर हमने बड़ा काम किया है और कराची के अंदर हमारे कैंडिडेट्स हर जगह पे। सेंट्रल जिसको MQM का गढ़ समझा जाता था, वो समझते हैं हमारी ईजादारी है वहाँ पर सेंट्रल,
वहाँ पर जिस तरह से वो झगड़ा कर रहे हैं हमसे, जिस तरह हमारे ऑफिसेस पे हमला कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं सकते थे कि यहाँ से कोई और इलेक्शन लड़ भी सकता है। हमारे कैंडिडेट्स वहाँ पर, उनकी बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है एंड आई एम होपफुल कि वहाँ से वो सीट्स निकालेंगे। कराची में क्या हुआ है, अब आप देखें, एक वो ढकी छुपी बात नहीं है कि एमक्यूएम पहले टूटी, बहादराबाद, पीर कॉलोनी, पीएसपी, फिर उसको अब जो जोड़ा गया इट्स फॉर अ रीज़न एंड वी ऑल नो इट। ये रोड ब्लॉक है। नहीं देखिए ना, अब अच्छा ठीक है, जब आपकी पुश्त पे कोई होता है ना कि आ जाओ, वी आर देयर विथ यू, ट्राई योर लक, तो फिर ये एक रोड ब्लॉक होता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए कराची में तो एमक्यूएम नहीं जीतेगी। अच्छा, वही कॉन्फिडेंट है भाई काफी। जी बतूल। जी शर्मिला, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। कल ही हमने ट्रांसमिशन के दौरान ही एक डेवलपमेंट देखी थी कि अता तारर साहब ने आपके पॉलिटिकल ऑफिस में गए और उस वक्त भी हमने सबने पूछा था कि ये तो प्राइवेसी में आप किसी के जा रहे हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा सबूत था, और मैंने उन्हें कहा कि ये तो एक स्टिंग ऑपरेशन लगता है, तो अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी अगर वाकई पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर मंडे तक ईसीपी से हमें इंसाफ नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ तो हम मंडे को कोर्ट जाएंगे। तो उनके खिलाफ तो अब नोटिस आ गया, आपका भी रिएक्शन आ गया, लेकिन अगर वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? दूसरी बात ये कि क्या आप इसको एज अ पार्टी सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि वो एक क्लेम करते हैं कि 3 लोगों ने पकड़े हैं जो वाकई वोट, वुड यू डील इट इंट्रा पार्टी? ईसीपी ने बुला लिया, वैसे ईसीपी ने बुला लिया दोनों साइड्स को। देखिए मेरा यही सवाल है, मुझे आप बताएं, आपके घर में कोई घुस जाएगा, हाउ डू यू अलाउ दैट? और वहाँ क्या हो रहा था, क्या मिला वहाँ से? कोई पैसे लेकिन वो कह रहे हैं आपको कोर्ट ले वहाँ जाएंगे। से कोई पैसे, वोट जो वीडियो अता तारर की निकली है जिसमें वो भी सामने एक वीडियो वायरल हुई है। 5-5 हज़ार रुपए के नोट की गड्डियाँ पड़ी हुई, वहाँ तो पड़ी हुई है लेकिन ना, उन्होंने इस पे वहाँ ट्वीट तो किया है कि आप बकायदा साबित कर बात दें। हो रही है कि ये पैसे हैं, ये वोट देने हैं। हमारे कैंडिडेट के दफ्तर में क्या था? कुरान शरीफ पढ़ा था और यासीन शरीफ, व्हाट एल्स? वहाँ से 3 बंदे हमारे उठ के लाहौर के अंदर कुरान ख्वानी तो नहीं हो रही इतने होगी। धड़ल्ले से, मतलब आप किसी के दफ्तर में घुस जाएं 250-300 बंदा लेके और आप 3 बंदे उठा के अगवा करके ले जाएं, ये तो अगर कहीं और होता, यहाँ तो खैर इनकी अपनी एक ईजादारी बनाई हुई है, कहीं और होता तो न जाने क्या हो चुका होता रात को। तो अब जाके नोटिस लिया ईसीपी ने। फरवा प्लीज। आई हैव येट टू सी इतनी गुंडागर्दी। अच्छा, वैसे हमारी पॉलिटिक्स में इस्लामिक टच नहीं होना चाहिए, हमें अपनी कारकर्दगी पे वोट लेना चाहिए। मुझे बताएं कि NA 127 जो कि ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, बिलावल साहब इस हल्के, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर वो नहीं जीतते तो क्या ये अपसेट होगा या ये दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट? देखिए जी, वी एक्सपेक्ट टू विन विद अ गुड मार्जिन, क्योंकि तारर साहब डोर लेकिन- टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन तो हम भी कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी यहाँ पर बैठे रहे और चेयरमैन साहब ने यहाँ पर जलसा भी किया, डोर टू डोर वो भी गए, ही इज़ डन हिज वर्क यहाँ पर। अब ऑफ कोर्स ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, वो सिर्फ लाहौर में तो नहीं बैठ सकते, एक हल्के में तो नहीं बैठ सकते, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। हाँ, अगर बिलफर्ज हम हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, हार और जीत किस्मत का खेल है, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो आप जाते ये एक्सपेक्ट कर रहे फेयर हैं इलेक्शन कि हो हार जाते सकते हैं ना हैं? फरवा, अगर लोग बिके नहीं जिस तरह से वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ही विल विन। नहीं, आपके नज़दीक फेयर इलेक्शंस किसको कहते हैं आप? क्या इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें? फेयर इलेक्शंस ये होता है कि आपका RTS ना बैठे, फेयर इलेक्शंस ये होता है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके लिए काम ना कर रही हो, फेयर इलेक्शन ये होता है कि आपको आपका इलेक्शन का रिजल्ट बर वक्त मिल जाए और गिलानी साहब सेनेटर बन जाए, इसको भी फेयर गिलानी साहब के सेनेटर, मैं तो समझ रही थी गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे, वो नहीं बने। लेकिन बात यह है कि जब जॉइंट स्ट्रैटेजी होती है तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ पर जॉइंट स्ट्रैटेजी थी। आपका जी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने 2024 में अपने आप को रिफ्लेक्ट किया है पंजाब की पॉलिटिक्स में दोबारा, लेकिन सवाल ये है कि 2008, 2013 और 2018 वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी या कोई ऐसी डील थी जो कोई आम परसेप्शन यह कि जैसे PMLN के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, हम उधर नहीं जाएंगे, आप इधर नहीं जाएंगे? क्योंकि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के लोग हमें मिलते थे वो कहते थे हमें अपनी पार्टी की पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि 2008 से आपने जो विड्रॉल की पॉलिसी पंजाब में इख्तियार की हुई थी उसके पीछे पस मंज़र क्या था, या किसी का इशारा था कि आपने पंजाब नहीं जाना, ये आपके लिए रेड जोन है? क्या वजह थी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद विड्रॉल किया, विड्रॉल की पॉलिटिक्स नहीं, विड्रॉल नहीं था। 2008 में जब देखें बीबी साहिबा जब शहीद हुई उसके बाद इलेक्शंस 1 महीना डिले हुए और फिर इलेक्शंस हम जीत गए।
2013 में तो हम कैंपेन नहीं कर पाते थे, आपको याद है बम धमाके हो रहे होते थे, एक पीपल्स पार्टी के जलसों पे बम धमाके होते थे और एक एएनपी के तो कुछ लोग भी शहीद हुए थे। दैट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर अस, वी कुड नॉट कैंपेन एनीवेयर। हम पंजाब तो क्या, हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान हम कहीं भी नहीं जा सके, इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ सिंध के अंदर अपने वोट ले सकी। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो एक सिनेरियो रहा 2013 के बाद, सिंध में भी सर्वाइवल एक तरीके से बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई 13 के बाद, इनको निकाला, फिर 2018 के अंदर जो एक सिलेक्शन हुई थी आपकी, एक लिटरली अनब्रोकन चेन ऑफ एक से एक नैला आपने सदर बनाया और जो पार्टी स्ट्रक्चर्स बनाए उसका भी बेड़ा गर्क आपकी पार्टी का बड़ा हुआ है। जो आपकी इंटरनेशनल फाइटिंग थी, सब कुछ वी मेड सम मिस्टेक्स, कुछ गलतियां भी थी जिसको सुधारा भी गया, सुधार भी रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि बेटर लेट देन नेवर। इस दफ़ा हमने बड़ी कोशिश की है और मेहनत की है, कैंडिडेट्स भी हमारे मेहनत कर रहे हैं। ये बताएं आप लोग क्यों, मतलब कि वी थॉट के ओनली पीटीआई इज द वन जिस पे सरकार खुश नहीं है, आप लोगों को क्यों फिर फील नहीं मिल रही? हमें तो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं मिले, फिर भी कभी भी नहीं मिले। इस हद तक के सेंट्रल के अंदर जाके आपने कैंडिडेट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, अगरचे अच्छी स्ट्रैटेजी आपने ली है, सारे उर्दू स्पीकिंग कैंडिडेट्स लिए हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, विच नेवर हैपेंड बिफोर, दैट वाज अ वाइज मूव। और बिकॉज मैं तो आपके अपने प्रोग्राम में आप बता रहा था इनको एक दो दिन पहले, मैं तो आई विटनेस अकाउंट हूँ कि एक एमपी आए थे और उन्होंने आके किसी से गिला किया, यार मैं क्या करूँ, मुझे बुला के कह रहे हैं पैसे ना जाया करो, ये एमक्यूएम को कराची के एमपी थे। एग्जैक्टली। सो इतना ब्लेटेंट क्यों? बिकॉज आप लोग भी कुछ टैंगो तो करते हैं। It's not that you're not tangoing, doing a tango with anyone. No, we don't tango. It's that is the देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पीपल्स पार्टी को कब मिले? आप शुरू हो जाएं 88 से, आपकी IGI बनाई गई, पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाया गया, जब पीपल्स पार्टी फिर भी जीत गई तो फिर पेट्रियट्स बना दिया गया, तोड़ दिया गया। फिर आप देखिए कि 2013 के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात थे, पीपल्स पार्टी कैंपेन ही नहीं कर सकी, दे कुड नॉट गो इनटू द पब्लिक टू आस्क फॉर वोट्स। 2018 में क्या हुआ सबको मालूम है, वो 2 घंटे जो RTS बैठ गया, आज तक हमें नहीं पता उस 2 घंटे में क्या हुआ, कितने रिजल्ट्स चेंज हुए, क्या हुआ, नो इंक्वायरी, नो रिप्रिमांड, नथिंग। हिस्ट्री मेरा ख्याल है, मैं पूछता हूं आज क्या मसला है, आपका मसला है क्या? आज का देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी बैकडोर चैनल से नहीं आती है। आप चाहते हैं कि जिस तरह मुर्तज़ा वहाब का इलेक्शन हुआ ना, वैसे होना चाहिए, मतलब नहीं, हम ये नहीं कहते वो वहां से जो मुर्तज़ा वहाब को वोट देगा वो वोट डालने के लिए अंदर आएगा। नहीं, अगर आपके लोग खुद मैदान छोड़ के भाग जाएं तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम किसी और पार्टी के लोग उठा के गाड़ी में डाल के लेकर आए कि भाई वोट डालो। नहीं, उनको रोका नहीं था। हमारे पास जहां पे रोका गया हुआ था, हमारे पास जो 2 लोग जेल में थे, जो 2 लोग जेल में थे वो हमने प्रोड्यूस कर लिए। इसमें एक जुमला ऐड करना चाह रही हूं, एक सवाल है कि 61 जो लोग थे उस वक्त कराची में जो वोट डालना चाहते थे, फॉर सम रीजन दे कुड नॉट कम एंड ये पूछा जाए ना कि क्यों नहीं आए वोट डालने। अब देखो, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पीटीआई के लोगों को ला के वहां पर वोट डलवाएं, ये तो उनकी जमात की जिम्मेदारी थी। जी, फेयर इनफ। मेरा सवाल आपसे ये है कि सैलाब के बाद 14 लाख नहीं, सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? नॉर्मल हालात थे बल्दियाती जो आने की जिन्होंने कोशिश की, जो 2 लोग जेल में थे, जो 2 लोग जेल में थे उनको हमने प्रोड्यूस किया, उन्होंने भी। और ये भी एक फैक्ट है कि कुछ लोग इंटेंशनली भी नहीं गए थे। मैं मादरत के साथ एक सवाल अली कर साहब कह रही हैं कि हमें कभी सहूलतकारी नहीं मिली है, ये तो लेकिन बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की तबदीली वो भी उसी सहूलतकारी की वजह से या किसी की थरक्की की वजह से। अभी सरफराज भुट्टी साहब ज्वाइन करवाया, ओवरनाइट चेंज ऑफ हार्ट सरफराज भुट्टी साहब का, और आपको सारी गेम बदल गई। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आप जरदारी साहब की सियासी बसीरत को मात नहीं कर सकते। नहीं, कोई ना कोई हेल्प तो शामिल होती है ना मेरे साथ, अगर सियासी बसीरत उनकी है। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि लास्ट इलेक्शन में हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में आउट ऑफ 61 जो है 36 सीट्स लिए थे नेशनल असेंबली, 36 सीट्स नेशनल असेंबली की, उससे पहले 33, फिर 33। अब आपको क्या लग रहा है इस वक्त का जो मौजूदा सिनेरियो है सिंध का, उसमें आपको कितनी सीट्स नेशनल असेंबली की मिलती हुई नजर आ रही हैं? 36 से प्लस जाएंगे या इसके करीब करीब ही रहेंगे? आई थिंक 36 से प्लस जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले दूसरी जमातों में थे, वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, GDA के कुछ लोग आ गए हैं। वी होप टू गेट अ गुड नंबर फ्रॉम कराची दिस टाइम। कराची में हमारी पिछली दफ़ा कम सीटें थी,
इस दफ़ा हम समझते हैं कि देयर विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। जी मालिक अच्छा, साहब, एक चीज़- मुझे एक एनालिसिस मालिक साहब से चाहिए, क्योंकि वो मैं चाहूंगा फिर उसके बाद उसको रीडायरेक्ट करूंगा मैं शर्मिला साहब की तरफ। मालिक साहब, सिंध अगर ये कहे कि जो भी अरेंजमेंट बार्गेन अगर कोई हुई भी है, लेट से जो कहा जाता है जनाब हुई हुई है सब कुछ, उसमें सिंध जरदारी साहब को देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑलरेडी उन्हीं का था। इसके अलावा जरदारी साहब कुड हैव सेटल्ड फॉर लेस देन सिंध, उसके अलावा और क्या उन्होंने प्लेट में रखा होगा? पंजाब का तो फिर कुछ हिस्सा रखा होगा, तभी वो इतने कॉन्फिडेंट है। बलूचिस्तान में रखा हुआ है, बलूचिस्तान है, सेनेट है, सेनेट में आपको आएंगे, बलूचिस्तान में है, मेरे जी कल आपको कहा था प्रेसिडेंसी है, लेकिन नॉट फॉर जरदारी साहब। आई डोंट थिंक जरदारी साहब हिमसेल्फ वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट। अच्छा, जो हमारा नेचुरल एकदम आता है कि यार जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे हैं तो दोबारा बनेंगे। सो जैसे मैंने आपको कहा कि वी माइट हैव अ फीमेल प्रेसिडेंट। अच्छा, काफ़ी चीज़ें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा। इवन अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो काफी कुछ मिल सकता है पीपल्स ये पार्टी को। तो वो वाली बात होगी। परवेज भाई साहब सवाल हांडी में शर्मिला बहुत साहब से देखिए, है। आइडियल दुनिया क्या, आइडियल दुनिया ये है कि अगर रियासत गवर्नमेंट पीएमएलएन के पास है, ऑपोजिशन इनके पास है, तो पीटीआई के पास कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है। सो यू कीप योर टू ब्लेसेस लोडेड ना, दोनों आपने आपस में कर लेते हैं। फिर मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा शर्मिला से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है ये भी काफ़ी हद तक इतने ब्लॉकेट्स नहीं हैं, ये भी लाडले हैं टू अ पॉइंट, बिकॉज ये वो भी चाहेंगे कि इनको एक एज एन ऑप्शन रखना टू मेक नवाज शरीफ और whoever is the प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टेंटली लुक ओवर शोल्डर। Yes, एक scaremongering रहेगी। इन हाउस अगर चेंज करना है आइंदा के लिए, तो उसको किसी ने तो लीड करना है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी लीड करेगी। इन दोनों में से एक ही सेकंड तो आप इनको अपोजिशन में ज्यादा देख रहे हैं, इन केस अगर ये वो टारगेट हासिल नहीं कर पाते, इन केस अगर टारगेट हासिल नहीं कर मेरा पाते, ख्याल है ये ऑपोजिशन में आएंगे, लेकिन शर्मिला ये साहब, कोalition या ऑपोजिशन, इन केस अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन, अच्छा चलिए, तो आपने हल कर दिया उन्होंने। फरवा यू हैड अ क्वेश्चन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर हैं बड़े जोश और वलवले के साथ वो करते हैं, लेकिन इज़ दिस फेयर कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फिर उसी दौरानिए के अंदर वो चेयरमैन पीटीआई को भी रगड़ा लगा देते हैं कि उन्होंने ये किया और वो किया, और फिर उन्हीं की ऑडियंस से वो वोट भी मांग रहे हैं। तो ये किस किस्म का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं बिलावल साहब? आई थिंक द पीटीआई वोटर हैज़ बीन वेरी डिसग्रंटल्ड। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि वो सारे हमेशा- आपकी नहीं, कोर्ट में आ जाए? देखिए, वोटर, आप हमेशा वोटर्स को वो करते हैं। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो तो वोट देगा ही, लेकिन एक वो भी वोटर है जो पीटीआई से मायूस है, और एक वो भी वोटर है जो एंटी नवाज वोट है, वो भी है। और इलेक्शन के अंदर जब आप कैंपेन करने जाते हैं, जब अपना मंशूर सामने रखते हैं, तो आप वो बातें करते हैं, और क्योंकि हमारा जो मंशूर है 10 नकाती, जो हमारा अवामी मुआशी मुआहदा है, वो वही बात कर रहा है जो अवाम के मसाइल हैं, और उसका हल भी दे रहा है। इट्स अ फेयर आस्क, व्हाई नॉट? एंड यू नो, लेकिन वोटर हमारे लिए, देखें, वोटर किसी का भी हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखो, वोटर की गलती नहीं है, अगर आगे जाके जिसको आपने वोट दिया है वो कैंडिडेट परफॉर्म नहीं करता, तो बेचारे वोटर अच्छा, किसी ये भी बताएं, perception पंजाब के आपके एक्टिविस्ट लीडर्स खत्म हो गए हैं कि सिंध से कुमक मंगवानी पड़ रही है? आप आ गई हैं, शैला रजा आ गई हैं, क्या है, लाइक व्हाट, व्हाई हमें पसंद है, गेटिंग हमें पंजाब वैसे ही पसंद है, हमें पंजाब वैसे ही पसंद आपका है। तो ससुराल भी हम नवे चाहते बन हैं। गया है ना, We बट want द to, पॉइंट we इज want वैसे सीरियसली व्हाई आर वी नॉट सीइंग a lot of local बाकी भी activism? हैं, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी तो काम करें, दे ऑल रनिंग फॉर इलेक्शंस इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज आल्सो। ठीक है, बतूल अच्छा, एक ये भी परसेप्शन है, मैं पूछ लूँ, एक ये भी परसेप्शन है कि शायद पीपल्स पार्टी इस बार पंजाब में उतनी जगह ना बना पाए जितनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो आर यू गाइस प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन? आप चाह रहे हैं कि ये 5 साल तो निकल जाएंगे जैसे डिसाइडेड है, अगले 5 साल के लिए पंजाब में घुसना बहुत जरूरी है? आई थिंक वी फील दैट द रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी इन पंजाब हैज स्टार्टेड। इस दफ़ा हम एक डेंट ज़रूर लगाएंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह आई छोटा थिंक डेंट लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे? ये अगर मैं कुछ कह दूं तो फिर आप कहेंगी अच्छा जी ये तो नहीं, predetermined ये आई बात एग्री है। विद हर। आई थिंक जितना बड़ा रिवाइवल हुआ है ना, Yes. इसका अगर अभी नहीं भी मिलेगा रिजल्ट Next फ्रॉम मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म, Yes. इट्स अ वेरी बिग स्टार्ट। बतूल जी शर्मिला, मेरा आपसे सवाल ये है कि सैलाब के बाद बिलियंस का बजट मिला, मोस्ट प्रॉबेबली मे बी 300 बिलियन जो आपने रिकंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग करनी थी सिंध के अंदर, उसमें से आपने 14 लाख घर बनाने थे। उसमें से हमने देखा एग्जैक्ट फिगर ये कि सिर्फ आपने 71,000 प्लस घर बना सके हैं। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, आपको पता है कि 1-1.5 साल के बाद फिर ऐसी सूरत हाल हो जाएगी। पहले से आपका पेंडिंग काम है, आप इस गैप को फिल कैसे करेंगे? लोग सफ़र कर रहे हैं, और जिसकी वजह से नौमौलूद बच्चों की हिलाकतें हो रही हैं,
उस एटमॉस्फेयर की वजह से माल न्यूट्रिशन से बच्चे बच रहे हैं, तो वो जो बिलियंस हैं उनको खर्च करने की स्पीड इतनी कम क्यों नहीं है, वो तेज़ी से क्यों नहीं कर पा रहे? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बतूल। ये तो वो शिकवा है जो हम पिछले जुलाई से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। जुलाई में हमें बजट मिला है, बजट पास होने के बाद, और वर्ल्ड बैंक के भी पैसे आए हैं, और अगस्त में जब असेंबली डिसॉल्व हुई, इलेक्शन कमीशन ने सारे फंड्स फ्रीज कर दिए। वी वर नॉट अलाउड टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी। और हमने बार बार खुतूत इलेक्शन कमीशन को लिखे, हमने हर जगह हर फोरम पे एहतजाज किया कि भाई ये तो वो घर हैं जो सैलाब ज़दगान के बन रहे हैं, अब कहीं पर 2-4 दीवारें खड़ी हैं, छत नहीं लगा सकते क्योंकि फंड्स फ्रीज हो गए। ये तो हम शिकवा जब से कर रहे हैं। अच्छा अली, पंजाब गवर्नमेंट से गुर सीखना था ना। ये तो ब्रिजेस रोड सब बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा शर्मिला, नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बिकॉज़ पीपल आर सफरिंग। एक सवाल ये कि बिलावल भुट्टो ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि किसी सूरत में पीटीआई और पीएमएलएन के साथ गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी तरफ जरदारी साहब कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बनेगी वो हमारे वोटों के बगैर नहीं बनेगी। वो अपना कार्ड ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, यही 2 मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। कोलिशन में से किसी एक ने जाना है। अगर आप एक बड़ी पार्टी को रूल आउट कर दें, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी रूल आउट कर दें, तो कैसे बाकी लोगों के साथ मिला जाएगा, एक सवाल। और अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं और जरदारी साहब अपने कार्ड ओपन रख रहे हैं पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं क्रिटिसिज्म जो है ना पीएमएलएन के ऊपर वो बहुत सारा बिलावल कर रहे हैं। जरदारी साहब की गुफ्तगू में कहीं वो क्रिटिसिज्म नजर नहीं आ रहा, तो लगता है कि दोनों कार्ड आपने ओपन रखे हुए हैं। नहीं जी, देखिए बात सीधी सीधी ये है कि जरदारी साहब तो मफाहमत के बादशाह हैं, तो बिलावल साहब नहीं है। देखिए चेयरमैन साहब बिल्कुल ये बात करते हैं, उनकी किसी से लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है, ना पीएमएलएन से लड़ना है ना पीटीआई से लड़ना है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है इस वक्त, वो तो बयान करेंगे ना। अब आज हम NA 127 में हम फिर रहे थे, आप यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मेरी आंखों देखी बात है, जो शिकायत है, पीने का पानी नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान में मसला है। पाकिस्तान में तो है मसला, लेकिन ये हाईलाइट तो किया जाता था सिर्फ पीपल्स पार्टी के हवाले से ना, कि साफ पीने का पानी नहीं है, कराची के अंदर पानी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं। मैं तो यहाँ पर देख कर आई हूँ खुद। तो ये वो चीज़ें जो ढकी छुपी वो कभी बताते ही नहीं है। अब बारिश हुई है कराची में, तो कराची के ऊपर बात कर रहे हैं। लाहौर में बारिश हुई पिछले दिनों, तो क्या हाल था लाहौर का, यहाँ पर कौन सी सड़कें साफ़ थी। लेकिन बात यह है कि जब बीबी साहिबा ने मिसाक जमहूरियत किया नवाज शरीफ के साथ, उस वक्त भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बड़ी तल्ख माजी था, लेकिन उसको भुला के किया मुल्की मफाद में। जरदारी साहब ने जब मियाँ साहब का साथ दिया 2014 में, जब इमरान खान कंटेनर पे थे, सो दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लरिश, एक पार्लिमानी सिस्टम है वो चलता रहे। पीडीएम में जब हमने वोट दिया शहबाज शरीफ को, बिकॉज हम चाहते थे कि इन हाउस चेंज है, ठीक है, हुकूमत चलती रहे, पार्लिमान चलते रहे, अपना टाइम पूरा कर ले। अब सिचुएशन ये है कि इतनी तल्ख कलामी, इतनी, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं ना कि ये 70 साल बोसीदा सियासत को दफन कर दो, ये कौन सी सियासत है? यही सियासत, ये जो हल्लड़बाजी की सियासत अता तारा ने की है। ये बताएं, ये धावे बोलना, ये एक दूसरे को जेलों में डालना, ये एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग करना, लेट्स पुट एन एंड टू दिस। ये जो हम नई सोच की बात करते हैं, ये नई सोच वही है। ये नई सोच के साथ आगे ये चलो। पॉसिबल है, ये कॉम्बो पॉसिबल है कि अगर इलेक्शन में आप लोग नहीं लीड में लेते, दूसरी पार्टी आ जाती है, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी आपका हो और प्रेसिडेंट भी आप लोगों का नॉमिनी हो, ये कॉम्बो बन सकता है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है? Why not? President is a constitutional post. Why not? आपने जिस जिक्र किया था कि खातून भी हो सकती हैं प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पता नहीं मालिक साहब के दिमाग में कौन खातून है? पीएमएलएन से नहीं आई पीपल्स नो पार्टी आपके दिमाग में कौन सी खातून है, मैं तो अब सोच रही हूँ। वही पूछना चाह बता रहा हूँ दूंगा कि आपको मैं। वो कौन हो सकते हैं? मालिक साहब, वुड यू लाइक टू स्पिल द बीन्स? नो Not yet. आई नेवर स्पिल एनीथिंग। जी बतूल। शर्मिला, ऑल्दो इससे पहले बात हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके बात कर सकते हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 264 आज़ाद उम्मीदवार ऐड हुए हैं नई लिस्टों में, और 43% विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 107 डिसग्रंटल्ड पीटीआई एक्स पीटीआई मेंबर्स, तो उन सब से आपने वोट भी मांगा है, वो आपका बिल्कुल हक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार है, एग्जैक्टली आप उनको ऑफर क्या करेंगे? वो आप सेंट्रल पंजाब में हमने देखा कि हारे, अगर आप उन्हें ले गए अपनी जमात में और वो बड़ी चंक आ भी जाए, तो आपके पास ऑफर करने के लिए क्या है? और आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पीटीआई का लॉयलिस्ट रहा है या नज़रियाती रहा है,
वो आपके साथ जेल इन कर जाएगा। पीटीआई का अगर कोई नजरियाती जेन्युइन वोटर भी है तो वो पीटीआई से मायूस हो गया ना। व्हाट हैज़ पीटीआई गिवन देम? आपने नौकरियों की बात की, आपने कहा कि करप्शन का खात्मा होगा, आपने कहा कि बेरोजगारी का खात्मा होगा। कौन सा एक वादा है जो पूरा हुआ? आपने वोटर का कहा, वोटर तो मायूस होता है ना। उम्मीदवार आजाद जीते हुए कैंडिडेट देखें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर लॉ ये उनकी मर्जी होगी कि 3 दिन के अंदर वो किस जमात बट को, व्हाई शुड दे जॉइन यू? दिस इज माय क्वेश्चन। if they align with us they will align In with our terms of manifesto। what? नहीं You देखें were the ones who ना, अगर ousted अगर their- यार हिस्सा Exactly. जुस्सा किसी को कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी, कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, कोई वजीर होगा, ये तो आपके देखें वजन मैं पे है ना। ये इतना एक तरीके से complicated क्या है? देखें, ये एक तरीके से ये बात सही करें, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आप इलेक्शन लड़के आते हैं, आपकी कोशिश यही होती है कि आप रूलिंग पार्टी के साथ जाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर बेटर एबल टू सर्व योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Exactly. ऑपोजिशन में बैठ के तो आपको कुछ नहीं ये तो मिलने वाला। पॉलिटिक्स है ना, आप हम नजरियाती पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? ये भी एमक्यू मसला की पॉलिटिक्स क्या कोर्ट है? डिसाइड देखें करना। 10 ठीक 20 है, 20 लेकिन साल अभी 20 इसके 22 तो साल हो गए, एमक्यू वोट की तो पॉलिटिक्स मुझे क्या है? लेकिन शर्मिला इसमें एक वो यही है ना आर्गुमेंट कि ये वो है कि जो जमात जो- आज़ाद उम्मीदवार अगर जाएं भी, बिकॉज वी वर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस दिस, कि अगर आज़ाद उम्मीदवार आपकी पार्टी में जाएं या किसी भी और पार्टी में जाएं तो आपके नंबर्स तो शायद बढ़ सकते हैं, लेकिन ये इट माइट बी वेरी कंट्रोलिंग इन अ वे कि जो आज़ाद उम्मीदवार होता है वो नजरियाती तौर पे बाउंड नहीं होता। अच्छा, जो अब आज़ाद इसमें- उम्मीदवार होता है जो आज़ाद इसमें- उम्मीदवार हाँ, आपके हाँ, साथ- हाँ, आधे से ज्यादा ने नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आधे से ज्यादा आजाद इसलिए होते हैं कि उन्हें अपनी मर्जी की पार्टी का टिकट नहीं मिला हाँ, होता। ठीक है। आइडियोलॉजिकल कोई नहीं हाँ, होते, ideological कोई नहीं जो उसको पीपल्स पार्टी का पुराना जहाँ से बंदा नहीं टिकट मिला वो मिलता। आजाद खड़ा अच्छा, होकर इसमें पीछे इसमें ऐड करूंगी अच्छा, आप हमारे लोगों पास को वक्त खत्म हो गया है, सिग्नल फरमा। जो है आजाद They are उम्मीदवारों को mostly लेने का, disgruntled people. वो भी उसकी भी कोई चांसेस हैं कि वो सिग्नल भी मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब पीटीआई तितर बितर हुई थी कुछ लोग छोड़ के गए थे, जरदारी साहब वाज इन लाहौर एंड ही वाज वो रेडी थे टू वेलकम अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी आईपीपी में चले गए हैं, वो हुआ नहीं, फिर 11th आवर में चीज चेंज हो गई। तो अभी आपको लगता है कि वो सिग्नल वो मिल जाएगा आप लोगों को? अच्छा, ये इस हमारा मुल्क आखिरी में सवाल बहुत है सारे by the way। काम हो जाते हैं ना। आईपीपी बन गई ना, आईपीपी बन गई ना, जैसे पेट्रियट्स बना था, आईपीपी बन गई ना। मैं एंड में सिर्फ एक वही क्वेश्चन रिपीट करना चाह रहा हूँ जिसका आपने जवाब पहले दिया था, जहाँ आपने कहा कि कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हम होंगे, प्रेसिडेंट भी हमारा हो सकता है, हो सकता है, व्हाई नॉट? ये डिस्कशंस भी हुई हैं इस कॉम्बो पे? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, इसमें कोई हार्म नहीं है। There's no harm। चले, अच्छा ये मेरा एक सवाल है साहब आपसे है सर, मैं शर्मिला साहबा की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, पंजाब में अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, हमने सेंटर डिस्कस कर लिया है कि वहाँ पे चले जनाब ये ऑपोजिशन लेंगे, पंजाब में ऑपोजिशन किसकी होगी, वहाँ पे क्या सीन बनेगा? उसकी असम्बली में सबसे बड़ी सूबाई असम्बली होगी ये, और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश होगी, जिस तरह के पहले रही भी है, कि वो हुकूमत का ही हिस्सा बने, क्योंकि उनके लोगों के भी काम होना, रिवाइवल करना है भाई। सही। यानी इन इलेक्शन के अंदर ऊपर मुझे- opposition, मुझे इधर करेक्ट हुकूमत। कीजिएगा अगर मैं दुरुस्त नहीं कह रहा, 16 लोगों ने कौमी असम्बली की सीटों के लिए अप्लाई किया है पूरे पंजाब में से पीपल्स पार्टी के लिए। तो मतलब मेरे पास ज़राए के हवाले से आई मीन इतना बड़ा सूबा जो कि फेडरल के अंदर हुकूमत बनाने के लिए, और वहाँ पे इतने लोग आपके पास बचे हों, तो यू हैव टू। डिपेंड करता है, अगर एक तजर्बा इनका माजी में भी हुआ था ना, पीएमएलएन का और हाँ पीपल्स जी, पार्टी का बिल्कुल कोलिशन हुआ था, का फिर गवर्नर राज लग गया अच्छा, था। अब उसमें होगा ये कि राजा रियाज के कौन से काम रुके थे? राजा रियाज के भी कोई काम नहीं रुके थे। सही बात है। अगर आप अच्छी ऑपोजिशन है तो आपके काम हो अब जाते भी हैं। अगर रुके। पीएमएलएन का नंबर ऐसा आया जिसमें उसको कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़े पंजाब में भी, व्हाई नॉट द पीपल्स पार्टी? और पीपल्स पार्टी को क्या शायद प्रॉब्लम है? इसीलिए मैदान में उतरे। सर ये इसमें भी ना, तो हो सकता जब है वाली साहब। आपकी जो पोजीशन होती है उसी की पोजीशन की बेसिस पे तो आप बार्गेन करेंगे ना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो उसका राइट है कि वो जाके किसी कोलिशन गवर्नमेंट का क्योंकि हिस्सा यहाँ बने। का जो चंक है ना, मुझे जो लगता है मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी पार्टियां हैं, इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि पहले हमने अपोजिशन का मोर्चा छोड़ दिया था और पीटीआई वहां पे आ गई और उसने हम दोनों को तंग किया। नहीं, पंजाब में तो पीटीआई अपोजिशन में होगी। लिहाजा हमने वो मालिक साहब ने भी इशारा किया। लिहाजा हमने अब अपोजिशन वाला मोर्चा भी अपने पास ही रखना है और हुकूमती मोर्चा तो हमारे पास होगा ही होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों के दरमियान किसी लेवल के ऊपर एक खामोश अंडरस्टैंडिंग हो सकती मालिक साहब आपने पीटीआई क्यों बोला अपोजिशन? मेरा ख्याल है कि वो देखिए हमारे यहाँ पे उनके नंबर्स इतने बड़े होंगे ही नहीं, होने नहीं दिए जाएंगे कि वो कोई डिस्टर्ब कर सके। ठीक है, शोर होगा, अच्छा होता है, रौनक लगी रहती है हाउस में, एक सेम्बलेंस होती है डेमोक्रेसी। अगर एसेंस पे नहीं है, कम से कम ऑप्टिक्स पे तो हो, तो वो बड़ी मैनेजेबल है। और
पंजाब के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उसका नाम है पंजाब पुलिस। हाँ, पंजाब पुलिस थी, पंजाब पुलिस। पुल्स तो अगर थोड़ा सा कोई ज़्यादा लाइन से बाहर आए तो है ना, तो वो बिल्कुल है, और असेंबली के अंदर भी घुस जाती होती है। तो वो ठीक हो जाता है। बतूल, यू हैड जी शर्मिला, मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट भी हमारे लिए ये जनरेशन्स पुराना केस है, भुट्टो की हैंगिंग का केस, और अब ये दोबारा सुना जा रहा है और थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, इलेक्शंस के बाद होगा। आप इससे एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? इस पे किस तरह की सज़ाएं हो सकती हैं? ये एग्जांपल तो बहुत अच्छी है कि आप कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ें, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, 11 साल के बाद उसकी तीसरी समाअत रखें, इट्स वेरी इंप्रेसिव। लेकिन इससे आप क्या समझती हैं, क्योंकि यू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टी और आप लोगों के नर्व्स और इमोशंस कनेक्टेड हैं। हिस्ट्री नीड्स टू करेक्ट इटसेल्फ। ये जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। एवरीबडी यूनानिमसली एग्रीज कि ये एक अदालती कत्ल था, और अगर और जो जजेस रह चुके हैं उन्होंने भी एतराफ़ किया है। सो अगर हिस्ट्री अगर अपने आप को करेक्ट कर ले फॉर ऑल टाइम्स टू कम, दिस विल बी अ प्रेसिडेंट, क्योंकि वो केस कभी भी किसी मुकदमे में, किसी केस में एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल भी नहीं हुआ। एंड देन अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के सिनेरियो में अगर आप देखें, इस मुल्क के अंदर ना कोई वज़ीर आज़म ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरा किया है, या फांसी चढ़ जाते हैं, सजाएं हो जाती हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप यहाँ पर इस तरह आपने ये चार्ट बनाई हुई है ना, यहाँ बना लें चार्ट, सबकी तस्वीरें भी लगा लें, देख लें किसने कितनी टर्म पूरी की है और कौन कहाँ गया। कोई शहीद हो गया है, किसी को फांसी चढ़ा दी है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरा नहीं हुआ, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया है। इस मुल्क में आप वज़ीर आज़म के साथ करते क्या हैं? व्हाट डू यू डू? और आज के सिनेरियो में मैं समझती हूँ कि अगर वो भुट्टो साहब का केस, उसमें करेक्शन नहीं आती है, और आई एम श्योर आएगी, किसी ना किसी दिन तो आएगी, बेटर लेट देन नेवर, दैट विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने तो फांसी पे मॉरेटोरियम लगा दिया था। ये जो फांसी की सज़ाएं होती ना, अभी मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों जब ये जजमेंट्स आने वाले थे तो बहुत से लोगों का ये खदशा था कि फांसी की सज़ा दे दी जाएगी पीटीआई चेयरमैन को। तो वो वक्त चला गया, दोज टाइम्स हैव गॉन। अब ना पाकिस्तान में कोई इसको अलाउ करेगा, और जो बैकलैश ग्लोबली जो बैकलैश आएगा ना, वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। दैट रेफरेंस नीड्स टू बी कंक्लूडेड, उसमें करेक्शन आनी बहुत ज़रूरी है। फरवा साहब, मैंने शर्मिला साहब एक तनकीद है, और यूँ कह लें कि एक सजेशन भी आता है। हमने पिछले दिनों मंशूर डिस्कस किए थे तमाम जमातों के, उसमें एक जमात थी पीटीआई जिसका मंशूर बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का उनका मंशूर था। एक आधी चीज़ मुस्लिम लीग नून ने भी डाली हुई थी, नैब को ख़त्म कर देना। पीटीआई ने बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो कि 4 साल मुद्दत करो पार्लियामेंट की, इस तरह के रिफॉर्म। आपका जो था वो उसको अवाम दोस्त भी कहा गया आपके मंशूर को, लेकिन तनकीद ये भी की गई जनाब कि इनका मंशूर कुछ इस तरह का है कि आप अगले को मछली पकड़ना मत सिखाओ, उसे मछली दे दो, मतलब शराब पे लगा के रखो अवाम को। आप बानी है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के, आपकी जमात, अब 18वीं तरमीम भी आप ही की तरफ से रहा है उसका। क्या आप एग्री करेंगी कल को अगर नून लीग, या कल को अगर आपके पास भी कॉलिशन में आप आते हैं कि नैब ख़त्म हो जाए, असम्बली की मुद्दत 4 साल की हो जाए, इस तरह के बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे आप? देखिए, हमने तो मीसाक जमहूरियत में कहा था कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाओ। हमारे तो मीसाक जमहूरियत में जो शहीद बीबी बना गई, तो हम तो चाहेंगे कि ऑफ कोर्स ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आएँ जहाँ पर कोई भी इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना हो ना, बिकॉज उस इदारे की तो साख नहीं रहती। फिर एक होना चाहिए करप्शन का वॉच डॉग, बट देन इट नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट और इट्स नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन। किसी ने मुझे कराची से भेजा है, वी कैन ट्रीट इट ऑन द लाइटर साइड आल्सो। उन्होंने कहा कि शबीला बीबी से ये जरूर पूछिए कि गम तो नहीं है इनको कि यार बारिश ने अभी होना था, इलेक्शन से 3 दिन पहले ही होना था। नहीं, मुझे खुशी है कि बारिश हुई, क्योंकि बारिश होने के बाद जो सफाई हुई है विद इन 24 आवर्स वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आज जो है मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की जब मैंने देखी सारी सड़कें, वीडियोस देखी कि सारे शाराए खुले हुए। ये पहले नहीं होता था, पहले कराची 3-4 दिन के लिए बंद हो जाता था। अच्छा, वैसे लेकिन डूबना जरूरी है। देखिए, अर्बन फ्लडिंग अनफॉर्चुनेटली, देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसकी एज सच कोई मास्टर प्लानिंग नहीं हुई है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पे आप यकीन करें मालिक साहब, पुरानी जो बहुत पुरानी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ ड्रेनेज का निज़ाम ही नहीं है। 1950 से आप उठा लें, वहाँ पर ही सारी चीज़ें बनाना। मुझे याद है कि कुछ सालों पहले हमने वज़ीर मैंशन, जो कायदे आज़म का घर है पैदाइश का, वहाँ पर उस घर के अतराफ कोई ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं था, पानी पूरा वज़ीर मैंशन के अंदर चला जाता था।
आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 4 साल पहले वो ड्रेनेज का सिस्टम बनाया, अब वो साफ़ रहता है, अब कोई इसकी बात नहीं करता। पहले वो लाइव कवरेज होती थी कि कायद आज़म का घर डूब गया और ये हो गया और वो हो गया। वी डिड दैट। दैट्स द रीज़न कि बिलावल साहब ने इसके बारे में कोई ट्विटर पे कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अपनी कैंपेन से मुतालिक तो बहुत कुछ शेयर करते रहे हैं, लेकिन कराची की बारिश से मुतालिक उन्होंने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया आपने। कराची की बारिश के हवाले से उन्होंने बल्कि मुबारकबाद दी है। अच्छा, मेयर कराची को। जमात इस्लामी की दुआओं से बारिश हुई है ये। जमात इस्लामी ने आप फिर उनको भी सीटें हल्का नहीं मत जीती। लें, आप उनको हल्का मत लें। दुआ होती है खास जमात तौर पर। इस्लामी- बारिश के लिए होती है कि अल्लाह मियाँ हो जाए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ ज़राए से कि शायद जरदारी साहब जो हैं वो बड़े खामोशी से एक्टिव हैं साउथ पंजाब की साइड पर, और अपने ऑपोजिट जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कुछ लोगों की कैंपेन के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं और कुछ मामलात भी तय हुए। ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है? वैसे जरदारी साहब ही कीप्स ऑल हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, लेकिन ऐसे कोई You डील sure या about कोई बैकडोर चैनल। ठीक है, लेकिन चलिए, जरदारी उन्होंने साहब तरदीद कर दी है। ने लेकिन वैसे जरदारी साहब ने तो ये कहा था कि मैं जब पंजाब में आ रहा था और बहुत से लोग साउथ पंजाब से पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उसके बाद वो कैसे इनकार कर गए और किसके कहने पर इनकार कर गए, उसकी तरफ भी इशारा किया था जरदारी साहब ने। आपने उसकी तरफ और वो आपको मालूम है। फिर बताइए ना कि किसने किया। ये अगर बलूचिस्तान में चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है तो हाँ, साउथ पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? सर ये I think वो आपको पता है, bargaining जो है, लोग जमीर बलूचिस्तान जाता से है। पीपल्स पार्टी जमीर में जो जाता आ है रहे थे उनको बलूचिस्तान में। बाकायदा कहा गया कि आप वहाँ नहीं जाएं, आप यहाँ जाएं। तो ये हुआ है ना, जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, देन लेट पीपल मेक देयर चॉइसेस। फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना बंद कर दी ना, तो वो लोग फिर बंद हो गए उधर को जा। देखिए, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं हाँ। तो फिर आप हर इंसान को अपनी मर्जी की चॉइस करने दें ना। हाँ नहीं तो फिर ऊपर से आप- डंडा ना चलाए फिर ना आपकी कि यहाँ नहीं क़यादत जाना, तो बंद वहाँ कर जाना दी है। ना वो बात करनी, तो इसका मतलब है कि वो आपने बात भी मान सुनी ली ना। गई। वो बात सुनी गई होगी ना कहीं चले पे। नहीं, ठीक है, देखिए, अब क्योंकि ये हमारे हर पास वक्त हर कम हो गया इलेक्शन है, में we have हर to इलेक्शन end में and this कहीं ना part- कहीं और किसी और ना वो किसी जिस की काम डील के होती लिए है। कराची से आई हैं उनको जाने दे, हल्के में जाना उन्होंने। चले नहीं चले। Better work. हम Rishabh, thank good you very luck much for कि आपने MA हमारी 127 के लिए वक्त निकाला। Thank you very much. आई मस्ट अप्रिशिएट कि बड़े तेज और बड़े सख्त सवालात थे। आप अकेली थी, बाकी सब जो है हम 5-6 थे, बट अगेन थैंक उनको भेजेगा वो भाई इतना बड़ा प्रोग्राम ही काफी है। अगर भेज भी दिए जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ वही मेहमान हैं जो कि पहले वाले हिस्से में थे। मोहम्मद मालिक साहब हैं, बतूल राजपूत हैं, रिजवान रज़ी साहब हैं, सलमान आबिद साहब और फरवा वही साहिबा हैं। मैंने बहावलपुर डिस्कस करना है। अहम ये डिवीज़न है, इसके 3 अजला हैं, वो भी बहुत अहम है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो बिरादरियाँ हैं, जो ख़ानदान हैं, जो मिजाज पाया जाता है वोटर्स का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो कि मालिक साहब रेफ़र कर रहे थे उसके बारे में ड्यूरिंग द ब्रेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालिक साहब ये चीज़ इस इंतखाब में हम क्या देख पाएंगे, क्या हावी रहेगा? एक नेशनल इशू, एक ऐसा नैरेटिव जो नेशनल लेवल का है, क्या लोग वो बाय करेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के इश्यूज को लोग प्रेफर करेंगे जो कि इंडिविजुअल पे मैटर करता है, डिफर करता है? देखिए, हम ब्रेक में क्या बात कर रहे थे? हम ब्रेक में बात कर रहे थे क्या ये इलेक्शन जो हो रहा है ये किसी एक नेशनल क्वेश्चन पे हो रहा है, वो शेप करेगा आउटकम और नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूंसीज में, या हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो अपने डेवलपमेंट और दूसरे मसाइल हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का इंडिविजुअल फैसला हो जाएगा, उससे एक नई शक्ल बन जाएगी? सही। मेरे तो ख्याल में नेशनल क्वेश्चन है। अच्छा, एलिफेंट इन द रूम क्या है? अब एलिफेंट इन द रूम यही ये है है नेशनल कि जी बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक पार्टी थी, बहुत पॉपुलर थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग थे या हैं वॉटेवर, उनके बगैर अगर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन क्या होगा? हम 3 दिन से बल्कि 8-7 दिन जो हो गए हमें, हम क्या डिस्कस करें यार? वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा नहीं होगा? ये जो 3 सज़ाएँ हो गई हैं इसके बाद क्या होगा? क्या वो दबक के बैठ जाएंगे या ज़्यादा नंबर्स में निकलेंगे? अगर ज़्यादा नंबर्स में निकलेंगे तो क्या होगा? तो नेशनल क्वेश्चन तो ये है कि एक बड़ी पार्टी को एक्सक्लूजन से क्या असर आएगा इलेक्शन? ठीक है, आई थिंक दिस इज वन थिंग वी नीड टू लेकिन अंडरस्टैंड। एक और बड़ी पार्टी है कि हम गुफ्तगू क्यों शुरू हुई थी। जी,
हमने कल बड़ी डिटेल में बात की थी कि इन 3 फैसलों के ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म भी हमने बड़ा किया था तीसरे फैसले पे, ये निकाह इद्दत वाला और सारा जो ड्रामा चला। मुझे एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का टेलीफोन आया, तो रेलेवेंट आदमी है जो प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस के अंदर चीज़ें होती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप लोग ज़्यादा सियाने हैं, आप लोगों को प्रोसीजर लैप्सेस नज़र आ रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट फुर्तियाँ दिखा रहे हैं आप लोग, आपके क्या बाकियों को नज़र नहीं आते? क्या दूसरों को समझ नहीं आता कि ये रिलीफ मिल सकती है हायर कोर्ट से, हायर जुडिशरी से? तो उन्होंने कहा मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, आप इसको इस एंगल से सोचें। उन्होंने कहा हर प्रेशर कुकर के अंदर एक वैल्व होता है, जब आप चाहें तो उसको ऐसे वैल्व थोड़ा सा खोले, सारी स्टीम निकल जाती है। मुझे तो लगता है कि हो सकता है स्टीम वैल्व रखा जा रहा है कि कल को अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनती है, दूसरों की बनती है, तो आपने कहा अच्छा यार जरा आप बाहर रहेगा, हाँ बाहर रहेगा, सेकंड स्टीम निकल दी है। एंड देन व्हाट? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी, हमने पिछले 3 साल में देख लिया कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो ये थी 2, ये नहीं हैंडल कर सकी पीटीआई को और इमरान खान को। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करता था उनकी इकोनॉमिक चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे। सो मेरा ख्याल है मैं जब बात करता हूँ ना तो मेरे पे कोई ये नहीं कह सकता कि जी ये बंदा हो तो ये जी पीटीआई का बंदा है, सब कुछ है। मेरी तो ट्रोलिंग भी चलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अगर मदद ना होती तो इमरान खान ने हटना नहीं था, अगर मदद खुल के ना होती इमरान खान ने बाहर रहना नहीं था, अगर मदद ना होती तो 3 फैसले इस तरह बेहुदा तरीके से होने नहीं थे, हो गए। अब एक क्विड प्रो को होता है हर चीज़ का। तो आई थिंक दिस इज़ अ बूगी इन द रूम, ठीक है, कि अगर आप एक हद से आगे जाएंगे और एक हद से आगे अगर अपनी मर्जी आपने करनी है तो फिर भैया आप खुद डील कर लें। सही, हम तो डील कर सकते हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, पावर है, हमें कोई भी एक हद से आगे नहीं कुछ कर सकता। तुसी अपना सोचो की होएगा। चले ये बेसिकली आई थिंक कि जो मेरा तो नजरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है। कल तक मैं समझ रहा था कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, नाउ आई सी अ मेथड टू मैडनेस आल्सो। थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, बिल्कुल ठीक। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू मैडनेस। चले मैं इस पे आगे बढ़ूंगा, हमें हल्के की बात करनी है। जो बालिक साहब जिस मदद की बात कर रहे थे, डेफिनेटली खुदा ही मदद करता है, अल्लाह ही मदद करता है हर किसी की, जरिया बनता है अल्लाह नहीं, अल्लाह की मदद होती है, इंस्टीट्यूशन मदद करता है। मुझे कह लेने से मुझे ये कहना है, ये अल्लाह की मदद थी भाई और कुछ नहीं। ठीक ये है, वही वाली मदद है जो मौलाना साहब कह रहे थे कि गैबी मदद से मैंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। एक फिक्र हम हल्के में बात करते मियां हैं। मुनीर होते अच्छा, थे अब हमारे सामने अरे लाइटर साइड, रजी साहब लाइटर साइड, मुझे रजी साहब जुमला भूल जाएगा, रजी साहब भाई अब हम आगे बढ़ गए। इससे भी ज्यादा ये सवाल मैं जुमला भूल जाऊंगा, एक जो सेकंड। खुद कह रहा है कि मुझे बचा तो सकते थे ना, मियां मुनीर उसको याद है नहीं आपको? करने दिया। रजी साहब मियां मुनीर लाहौर वाले, मियां इचरे वाले, पिछले वाले वो बड़ा मजेदार बात करते थे। वो कहते थे भाईजान 3 एज आपके साथ होना तो आप कायम है। सर प्लीज अब एक अल्लाह, एक अमेरिका, एक आर्मी। सर चले ठीक, ओके, ये हमारी बहस कहीं और निकल जाएगी, वक्त कम है, हमने हल्के डिस्कस करने हैं जी। और हमने आगाज में बात की थी बहावलपुर की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इस पूरी डिवीजन का और फिर इन 3 अजला का, बहावलपुर के 3 अजला का जो सबसे मजबूत है वो है, या कहने के जहाँ पर टाकरा हो सकता है वो है NA 166 बहावलपुर 3। आपके सामने आ भी जाएगा अभी ये हल्का, ये NA 166 का है। मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। कमल शौजब यहाँ से आज़ाद हैसियत में लड़ेंगी PTI, और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ये पीपल्स पार्टी से होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमल शौजब जो है वो इससे पहले मखसूस नशिस्त पे वो आ चुकी हैं, ये उनका पहला जनरल इलेक्शन वो लड़ेंगी। तो अब यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गिलानी का एक बहुत ही मजबूत होल्ड है, लेकिन अगेन 2 गिलानी आपस में लड़ भी रहे हैं सर। और कमल शौजब को अगर टिकट मिला तो अगेन वो हो सकता है उन्होंने वर्किंग की हो ऑन ग्राउंड, लेकिन फिर यही होगा। मैं अर्ज कर दूं, कमल शौजब वहाँ की जो ट्रेडिशनल क्लास है उससे बिलोंग नहीं करते। कॉर्पोरेट सेक्टर का उनका बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट सेक्टर का कमल शौजब का। उनके हस्बैंड जो हैं वो मेरा ख्याल एशियाई तरक्याती बैंक में भी रहे हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव में वो एक खास किस्म की एलीट क्लास इस्लामाबाद पेट्रोल पंप पे लड़ भी लेते हैं। आहो वो जो हैं वो रहे हैं। तो
वहाँ की जो लोकल एक जो रूलिंग एलीट है ना, उससे वो बिलोंग नहीं करती, सही। पहली बात। दूसरी बात है कि वो फिजिकली भी मौजूद नहीं है, इसलिए उनके लिए डिसएडवांटेजेस होंगे। बाकी दो गिलानी आपस में मोक लेंगे कि नहीं। ये भी सही है। अच्छा सर, अब हम चूंकि इससे पहले भी ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसे कैंडिडेट्स सलमान साहब जो मौजूद भी नहीं है, पहली दफा कंटेस्ट भी कर रहे हैं, उनके पास क्या ऑफर करने को क्या है? नैरेटिव? ठीक है, सिवाय नैरेटिव के अलावा इस वक्त उनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए ना, कैंपेन तो वो कर नहीं सकते, सही। सामने वो आ नहीं सही। रहे, और ना वो कुछ जलसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना। अच्छा, अब उनके पास एक पैगाम है जो वो नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि लोग हमें वोट दें। अब वो भी बात जो मालिक साहब ने कल भी की थी और आज भी वो कर रहे हैं कि यानी कि वो टर्न आउट है ना, अगर टर्न आउट बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है तो उनको ये होप है कि जो नई नस्ल है 18 to 35 के लोग वो हमें वोट देंगे। वही उनके पास एक विंडो है जिसको वो बुनियाद बनाकर आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो भावलपुर है, ये मजमूई तौर पे अगर आप देखें ना तो ये यहाँ पर हमेशा से PMLN काफ़ी उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिली है वहाँ पर कभी भी साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स में, भावलपुर के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ 2013 में और 2018 में फिर जाके पेनिट्रेट किया, PTI ने अपना वोट बैंक बढ़ाया। लेकिन अब जैसे पोजीशन कोमल सोजब की है या बाकी PTI के लोग हैं, वो एक चैलेंज रहेगा उनके पास कि उनके पास मैसेज जो है वो वही है जो मालिक साहब कह रहे हैं, एक नेशनल नैरेटिव का जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उसी को सेल आउट करेंगे कि भी इसकी बुनियाद पे आप हमें वोट दें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड जो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं वहां पे वो मिसफिट हैं। तो इसलिए उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो अपना नेशनल नैरेटिव रखे और उसमें से लोगों से रिक्वेस्ट करें कि जाके वो लोगों को वोट दें। और जो हमारी इतलात हैं कि लोग, ये नहीं है कि वो लोग कैंपेन नहीं कर रहे हैं, ये कमल सोजम की बात देखिए, उनके लोग डोर टू डोर तक कैंपेन चला रहे हैं, डिजिटल कैंपेन तो चल रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस तो आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन अब ये लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये एक सवाल होगा जो कि 8 फरवरी के दिन ही तय होगा। इलेक्शन डे पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अगला जनाब हमारे पास है साहिवाल डिवीजन। नाजरीन, हम साहिवाल का जो है वो उसकी बात करेंगे, और ये भी बड़ा एक अहम, पूरा डिवीजन बहुत अहम है क्योंकि पाकपतन भी इसी में लाया करता है। कौमी असम्बली की 9 नशिस्तें हैं जनाब साहिवाल में, सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तें। 2018 के इंतखाबी नताइज थे, तहरीक इंसाफ ने यहाँ से 4 नशिस्तें ली थी कौमी असम्बली की, मुस्लिम लीग नून ने 4 सूबाई असम्बली, मुस्लिम लीग नून की 20 थी सूबाई असम्बली में, और तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली में थी जनाब 7। फिर जो तहरीक इंसाफ है उसको 4,03,858 वोट, मुस्लिम लीग नून को 10,01,100 वोट मिले थे। इस पूरी डिवीजन की बात हो रही है, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कोई आप यूं कह लें कि 7 लाख का एक डिफरेंस है। अच्छा, जो मारूफ उम्मीदवार थे यहाँ से, अहमद रजा मानिका मुस्लिम लीग नून से इन्होंने कंटेस्ट किया था, नमान लंगड़ियाल अगेन वो IPP से हैं, वो कंटेस्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है माना जा रहा है सर नून लीग। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं कि यहाँ पे इन्होंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नून लीग और IPP शायद मुश्किल ही है कि नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हुआ है कि टिकट तो मिला नुमान लंगड़ियाल साहब को IPP के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो PMLN के कैंडिडेट थे ना, उन्होंने पार्टी फैसले को उस तरह से ओन नहीं किया। और फिर वो वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, तो वो जो एक मुकाबला था, फिर यहाँ पे वो PTI के भी जो पिछली दफ़ा के MNA हैं मेजर साहब जो थे, वो भी वहां पे मौजूद होंगे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर। तो इसमें एक तकसीम जरूर आई है पार्टी के अंदर टिकट की तकसीम के ऊपर नुमान लंगड़ियाल साहब के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो IPP के कोटे में से आए ना, तो जो PMLN की लीडरशिप है वहां पर, उनकी थोड़ी सी नाराजगी वहां पे मौजूद है। चलें, बिल्कुल ठीक सर। इस पे अगर कोई और ऐड करना चाहे तो अहमद रजा मानिका वरना हम आगे बढ़े। ये वो मशहूर मारूफ खावर मानिका के भाई हैं। जी बिल्कुल। और ये पिछले इलेक्शन में एक दिन पहले तक PTI के डिस्ट्रिक्ट हेड थे, तो उनसे वहां पे उन्होंने कोई डील फरमाई और उन्हें रातों रात वो टिकट मिल गया PMLN का, और वो उस पर खड़े हुए और जीत गए। PMLN का वोट बहुत यहाँ पे कमिटेड है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे कुछ जीते हुए लोगों को अकोमोडेट नहीं किया, जो कि पिछली दफ़ा जीते हुए थे पार्टी के टिकट से, उनको अकोमोडेट नहीं किया और टिकट्स दे दिए गए। नतीजा क्या निकलेगा, वो लोग इस वक्त फाइनेंस कर रहे हैं उनको हरवाने के लिए जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। नवीद हैं वहाँ पे MPA रहे हैं 2 मरतबा पिछले, और नॉन ट्रेडिशनल ये जो वहाँ के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं ना, मानिका हो गए और वटू हो गए, उनसे हट के वो एक कॉर्पोरेट क्लास। अच्छा, मैं सर हल्कों पे हम बारी बारी बात करें। हल्के में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एक सीट का झगड़ा नहीं होता कि अच्छा यार इस बार सीट नहीं मिली तो कौन सी क़यामत आ गई, हल्का हाथ से निकल जाता है। सर बात तो ये है, दूसरा बंदा आता है, जिस तरह अब तलाल को जब नहीं मिली सीट, अगर उनको सेनेटर भी बना दें,
वो जो हल्का है, जी जी दूसरे बंदे के पास 5 साल है उसको ग्रिप रखने का। आप लाहौर में झगड़ा हुआ रोहेल असगर का और रियाज सादिक वो साहब यही का। है। क्या झगड़ा था? उन्होंने कहा मेरा तो हल्का मेरे हथों जा रहे हैं यस और आमने सामने हो गए। फिर यहाँ पे इनके बुशा बीबी के दामाद भी हैं निचली सीट पे। साहब का इस वक्त खुर्रम साहब का। रोहेल जो हैं वो अपने बाप के साथ जो है आज़ाद लड़ रहे हैं, उन्होंने नहीं हल्का छोड़ना, ये भी एक अपनी जगह के ऊपर हकीकत है अगर इस हल्के की बात करें। ठीक। अच्छा, अब हल्कों पे हमें मजीद बात करनी है, हम कोशिश करेंगे हर वक्फे के बाद हल्कों पे आके उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें। अब मैं थोड़ा दोबारा मैक्रो लेवल पे लेके जा रहा हूँ डिस्कशन को सर। ठीक हो अच्छा, एक चीज जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुई, उस पर हम डेडिकेटेड प्रोग्राम भी रखेंगे, वो है फॉरेन इश्यूज, फॉरेन पॉलिसीज, हमारे दोस्तों की, दोस्त ममालिक की एक्सेप्टेंस। सर, ये कहा जाता है कि इट वाज इमरान खान, इट वाज हिज गवर्नमेंट जो काफी हद तक डिफाई कर रही थी उन नॉर्म्स को जो पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ लेके चल रहा था। 72 दिस वाज years. वन ऑफ द फैक्टर दैट ही वाज ओस्टेड फ्रॉम द ऑफिस। अब आपको क्या लगता है सर कि एक पॉसिबल जो नई गवर्नमेंट है, जो वो तमाम दोस्त जिन्होंने एक जमाने में मियां साहब से हाथ भी उठा लिया था, आर दे अलाइंड नाउ सर, आर दे बैक? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में 2 मुल्कों का बड़ा झगड़ा चल रहा है लीडरशिप के लिए। एक है सऊदी अरेबिया, एक है टर्की। इमरान खान के आपने ताल्लुकात देखे कि MBS आए तो यू कुड सी द बॉडी लैंग्वेज, the warmth ऑन and- होमी, गाड़ी चला गाड़ी रहे drive की हैं, है। ये हो रहा है, गप्पे मार रहे हैं। और ही इज अ यंग मैन, MBS जो है exactly. मोहम्मद बिन सलमान, और वो भी 32 साल के थे तो आकर उन्होंने यमन वॉर शुरू कर दी थी, तो वो भी फास्ट बॉलर टाइप स्टाइल था। फिर हमने सुना कि शायद कुछ के एट्रीब्यूट किया गया, वी डोंट नो, बट वी हर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि शायद खान साहब ने कोई केयरलेस रिमार्क्स दे दिए अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर, Yes, cabinet. सिटिंग विद टर्क्स और तुर्किया के अंदर बैठे हुए और सब कुछ। फिर जब आपको याद है वो कॉन्फ्रेंस का सीन है ना, कहा कि जी जो OIC का ऑफिस है तो वो उसको आप रिलोकेट कर लें। रिलोकेट कर दें। फिर वो टर्की, मलेशिया, फिर वापस आना पड़ा, वो और फिर सारी वो एक चीजें। कॉन्स- वो कुछ जब आप मोनार्कीज के साथ डील करते हैं तो पर्सनैलिटीज बड़ी जल्दी या आपके करीब होती हैं, डिस्टेंसेस होते हैं, तो वो उस किस्म की चीज़ें हुई हैं और हुई होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इश्यूज थे कि जो इनसरमाउंटेबल इश्यूज होंगे। मुझे कहा याद है जाता कि है, एक मैं dislike उस थी। ज़माने में बहुत सी बातें हम सुनते थे, जनरल बाजवा साहब भी सुनाते थे, दूसरे लोग भी सुनाते थे। मुझे नहीं पता कि वो शुड बी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अ बकेट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जब एक साइड का आप नैरेटिव सुन रहे हो तो वही सच लगता है आपको। सो द ट्रूथ इज समवेयर इन द लेकिन मिडल। सर हम ये देखते हैं कि nobody was there when he was, again जब इमरान खान निकाले जा रहे थे सलमान साहब, nobody was there। तो एक जो कहा जाता था कि there is certain dislike amongst the ranks। मैं बात कर रहा हूँ उन दोस्तों, टर्की बात कर लें, Who आप was सऊदी there की for बात भुट्टो कर साहब? लें। भुट्टो साहब ने कहा लिया था किसी अपीलें ने? अपीलें तो की गई थी ना सर, खत लिखे गए थे ज़ियाउल हक को, देखिए, अपीलें की गई एक थी। चीज यहाँ तो किसी ने एक चीज बयान भी नहीं दिया। एक चीज ये है कि किसी को पसंद नहीं, और बल्कि नापसंद डिस्कस के- हुआ है तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और ये एक अदालती मैं एक और मामला है, हम चीज़ है। कमेंट नहीं करना चाहते। देखिए, हुआ है एक चीज़- डिस्कस एक हमारे चीज़ कमेंट। है पसंद और नापसंद पर्सनालिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप मुझे बताइए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कितनी स्पेस है हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस के पास जहां हमको वो मेजर डिसीजन कर सकें। और अगर आप देखें, मालिक साहब इसकी तायद करेंगे, जो हमारा सिविल मिलिट्री डेफिसिट है उसका अगर एक इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है तो उसका एक एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान के साथ तिजारत की बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते थे तो फिर उसका भी हुआ, फिर अमेरिका के साथ, फिर चाइना के साथ। तो ये एक मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर भी देखें तो ये एक याद रखिए, हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी भी फॉरेन पॉलिसी उस तरह से इशू नहीं रहा। एक बात, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से अपनी स्पेस को खुद ही विड्रॉल किया ना, उससे वो चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। मैं आपको बताऊं, अब आएंगे ज़रूर, आप अपने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे कुछ ना कुछ स्पेस निकालेंगे, लेकिन जो असल फैसले हैं ना वो अब पॉलिटिकल फोर्सेस से निकलकर किसी और जगह पर ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। पहले भी थे लेकिन अब उसकी शिफ्टिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसलिए हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप देखिए जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट में, टीवी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या पार्टियां पेश कर रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या और नवाज शरीफ से भी लाइक्स और डिसलाइक्स की भी ना, आप देखें ना, आप कुरैशी साहब टीवी चैनल पे बैठ के कह दें कि अगर इन्होंने कश्मीर का मुद्दा हल नहीं करना हम अपनी नई OIC बना लेंगे। सर इट इज डेट्रीमेंटल। That was सर silly. वो That was silly. That was प्रॉब्लम silly. क्रिएट करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता Damages हुए है। हैं, लेकिन बिल्कुल वही सवाल कहाँ पे आता है ना कि मेजर फैसला किसने करना है, वो किसके पास है। इसी वजह से वो जो शिफ्ट अब देखिए, कई आप बारी कह रहे हैं कि वो छोटी छोटी असरअंदाज बातें नहीं। होती हैं। मुझे याद है जब इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा उस वक्त
कि मैंने कहा है टर्क्स को कि यार उर्तुल की तरह के और 2 ड्रामे दो। अब यकीन माने जो सऊदी एम्बेसडर यहाँ पे थे और लोग वो इतने डिस्टर्ब थे बिकॉज वो खाली आपको मुझे शायद ड्रामे की बात लगी हो, उनको लगा था कल्चरल वॉर और डोमिनेंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। यस कल्चरल इंपोर्ट हो रहा है। नई सऊदी गवर्नमेंट है, इट इज पंपिंग टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स यही प्रोडक्शन में, ड्रामों में, सब कुछ अपना मतलब देखिए ना, आज हमारी गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है अल पाकिस्तान, तो अब वो उनकी एक कल्चरल यहाँ पे एम्बेडेड है ना, तो वो कल को कोई रिमूव करना चाहे चलान होना चाहिए जो लिखते हैं अल पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक और बात भी हम नोट करें कि अगर हम 80 और 90 की दिहाई में इवन 2008 के इलेक्शन तक कश्मीर और उसके लोगों की हक़ खुद अरादियत और भारत के साथ ताल्लुकात, हमारी जितनी भी फ्रंट रनर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनके मंशूर का हिस्सा हुआ करता था। ये पहले इलेक्शन हैं जिसके अंदर कश्मीर या भारत से ताल्लुकात या अफगानिस्तान के ताल्लुकात किसी के जो हार्ट अपना होते हैं ना बुलेट पॉइंट, उसके अंदर भी जगह नहीं पा सका। नहीं, पीएमएलएन में है। जी, मैं ये कहने वाली थी कि उसकी एक वजह तो ये हो सकती है मगर 5 अगस्त वाली चीज वापस करें, फिर बरादराना वो अच्छे ताल्लुक होने चाहिए। लेकिन उसमें तकारीर से गायब है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, उस मतलब किसी तकारीर में भी है, नवाज शरीफ ने जो पहली तकरीर की थी कबूतर वाली, उसमें उन्होंने कहा था कि सबके साथ अच्छा ताल्लुक है, उसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे बात की। इलेक्शन की बात हो रही, मैनिफेस्टो में भी है। ये जो है, ये जो चीज है, ये शायद पहली मर्तबा है, इतना फोकस नहीं है एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर। उसकी 2 रीजनिंग हो सकती है। भी कभी नहीं एक ते सर कौन सी इलेक्शन एक ते है कि सानू शायद एक ख्याल है कि यार जिन्होंने करना है वो आपे कर लें। अच्छा, वैसे इंडिया में पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है, हमारे अपनी नहीं होती है। बदुल, आप इस पे बिल्कुल ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस डिस्कशन, व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, फिर मैं उस पे कमेंट करूंगी। इट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन कि देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा जो फ्यूचर डिस्कोर्स होता है ना गवर्नमेंट फॉर्मिंग का, इलेक्शन में इशू है फॉरेन रिलेशंस नहीं देखिए, और क्या कि दोस्तों की थपकी तायीद वो होती है ना फॉरेन में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े। मुझे लगता है कि जो सर आपको याद होगा कि आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, वे मुकम्मल कर ले, फिर मैं आपकी तरफ। जी, आईएमएफ के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, कल आप भी वो मेंशन कर रहे थे कि एमडी ने जब तक खुद इंटरफेयर नहीं किया, साइडलाइंस पे शहबाज शरीफ साहब मिले नहीं है, तो उसके बाद जाके आपको पैसे नहीं मिले। तो ये जो छोटे लेवल की डिप्लोमेसी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप कह रहे थे कि खान साहब का किसी ने जिक्र नहीं किया, दर्जनों दफा जिक्र हुआ है, उनको वो अहमियत नहीं मिल रही जो वो चाह रहे थे, उनकी वो पीआर टीम काम नहीं आ रही। अब अमेरिकन असेंबली में जो 2 दिन या 3 दिन पहले की खबर है कि जब ये कहा था कि उनके खिलाफ फैसला है, जो पहला फैसला है, तो पहला फैसला जो साइफर का फैसला है, उसके बाद उन्होंने कहा जी उनको सजा होगी, तो उन्होंने कहा ये अमेरिकन सेनेटर्स ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है, कानूनी मामला है, वी आर नॉट बाउंड टू कमेंट ऑन इट, व्हिच इज फेयर इनफ। तो वो देखिए, जब आप उनकी दी हुई घड़ी बेच दें और वो उन तक पहुंच जाए तो फिर उनको तो बुरा लगेगा। और उसमें जो आपने पंजाबी में गालियां दी हो वो तर्जमा करवाई जाए और लाहौर से करवाई पहुंच जाए। अच्छा, मैं मालिक साहब से और अपने दीगर जो पैनलिस्ट हैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि होता ये कि अगर मेरे साथ वाला घर जो मौजूद है, मेरे हमसाए हैं और बड़े दरीना हमसाए हों और मेरी लड़ाई उनके साथ एक लंबे अरसे से चल रही हो, आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, मैं इंडिया की बात करी, भारत की बात करी, और हमेशा से मियाँ साहब ने कोशिश की है मुस्लिम लीग नून ने कि उनके साथ रवाबित अच्छे रहें। हमने देखा कि जब मोदी साहब आए भी थे उनकी नवासी की शादी पर भी, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है मालिक साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होगा कि यहाँ पर एक पेज पे आ जाएंगे? क्योंकि हमने देखा माजी में प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें। मैं आपसे एक हिस्टोरिक बात शेयर कर लेता हूँ। मैं उस वक्त मेरा जंग जियो ग्रुप के साथ मेरा ताल्लुक था। आपके याद, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था अमन की आशा। उस सिलसिले में हम इंडिया भी जाते रहते थे। आई वाज एडिटर न्यूज़, तो हम सारा करते थे। तो उस वक्त जनरल कियानी साहब से मुलाकात हुई और मैं था, शाहरुख थे, हम गए, हम मिले, हमने कहा जी ये एक इनिशिएटिव चल रहा है, तो आपको कोई इस पर एतराज़ है तो बता दें। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर फ़ौज का एतराज़ है तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें एतराज़ कोई नहीं है, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट इंडिया के ऊपर यह है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो गेम करेंगे एंड में। आप लोग करें, अगर आप लोगों को कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इसको ओन नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कोई 1-2 सवाल और किए, तो उनका एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था।
तो मैंने कहा यार एक तरफ अगर इतनी हॉस्टाइल सिग्नल्स जाएंगे फ़ौज की तरफ से वैसे जो चलते रहते हैं तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। उनका देखिए मालिक साहब बात बड़ी सिंपल है, हम यकीन करने पर तैयार हैं जब कोई बात करता है, लेकिन हम तैयारी अपनी रखेंगे उस बेसिस पे कि हमें इन पे यकीन नहीं है। वी हैव टू बिल्ड आवर कैपेसिटी ऑन द बेसिस दैट दे आर लाइंग। ये नहीं है कि कोई ऐसा ये मसला है। और मुझे याद है जनरल बाजवा के ज़माने में भी 2-3 चीज़ें आपको नज़र आती थी कि कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो गए हुए कि जैसे ये को एग्जिस्ट हमने करना है, और एक बहुत बिलीफ आ गया हुआ है तमाम पावर सर्कल्स में, कश्मीर भी जो उनके पास है उनका जो इधर है इधर है, तेनू संभालो। और जब हमने जीबी का स्टेटस चेंज होते देखा तो क्यों हुआ? जब कश्मीर का स्टेटस उधर हुआ तो इधर से हमने जीबी का किया, बिकॉज टेक्निकली जीबी उस पूरे एरिया में आता है जो ग्रेटर कश्मीर वाला एरिया बनता है। चाइना का भी क्लेम है लद्दाख पे, उधर इंडिया ने इधर क्लेम्स डाले हुए, हमने उधर डाले हुए हैं, हमारे जीबी पे नौशहरा तक उन्होंने क्लेम डाले हुए। तो यहाँ पे भी जब ये जीबी का स्टेटस टेक्निकली चेंज किया गया, ये एक रियलाइजेशन थी कि जो उधर है, जो इधर है इधर है, अपना अपना संभालो। सो आई थिंक पीस डायलॉग जो है इंडिया के साथ, लीड सिविलियंस को करना होगा, और अगर एक ख़ास हद से आगे क्रॉस करेगा जहाँ इसकी क्रेडिबिलिटी होगी तो फिर इंस्टीट्यूशन शायद इसको ओन अप करे गार्डेडली। इट्स अ वेरी जिसको कहते हैं ना आप, मैं आपको कहता हूँ जो मैंने इन द लास्ट 10 years देखा है, मैंने एक बड़ा ही कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखा है। अनफॉर्चुनेटली अब हालात बिल्कुल बदल गए, वहाँ पे इतनी बदबूदार गवर्नमेंट बन गई है, वो रिलीजियस जो ये आगे हैं, वहाँ पर तो वोट ही एंटी पाकिस्तान दिया जाता है। मुझे याद है इनकी गवर्नमेंट थी, इनके साथ देखिए पहला हाथ कहाँ हुआ, ये कॉमर्स एंड ट्रेड के थे अपने गुजरांवाले वाले खुरम दस्तगीर, ट्रेड एक स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था। तो मुझे याद है तब ये गए तो मैंने इनसे पूछा यार आप लोगों का ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक वेरी, मुझे याद है इन ऑल इनोसेंसी साइड यार मालिक गवर्नमेंट बन रही है, इलेक्शन हो रहे हैं यार, उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की है कि हम इलेक्शन और नज़र आ रहा है कि ये जीतेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम आके आपके साथ एग्रीमेंट करें, एंड दिस शुड बी आवर फेदर इन द कैप कि हम एक हमारे पे रिलीजियस कलर है लेकिन हम आएंगे तो करेंगे। तो ये लोग इन गुड फेथ उनकी बात मान गए, दे डिड नॉट वांट एन एग्रीमेंट टू बी साइन, उन्होंने हाथ कर दिया इनके साथ, वो आए, वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ। तो ये जो गेम एक दूसरे से करते हैं ना, इंडियंस करते हैं, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पे काफ़ी बड़ी एपेटाइट है पाकिस्तान में, मिलिट्री में भी, सिविलियन लीडरशिप में भी, कि यार कॉन्फ्लिक्ट कम करो और इस तरह चीजें करो। लेकिन मालिक साहब आपने मोदी का जिक्र किया, मुझे खान साहब की बात याद आ गई कि खान साहब ने राइट बिफोर इंडियन इलेक्शन ये बात कही थी कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर पर टेबल टॉक पे बात होगी। हमारा इसमें पॉलिटिकल रिटॉरिक है, जो पार्टी इनिशिएट करती है ना इंडिया के साथ ताल्लुकात, एक सेकंड में, उसकी एक रीजन है, पीस टॉक्स ठुक के इजराइल में किसने की थी? एहूद बराक ने की थी। ठीक है, एहूद बराक वाज अ जनरल। ठीक है, वो कहते हैं ना वो बंदा पीस कर सकता है ठीक है, जिसके लड़ने के क्रेडेंशियल्स में ना हो। हमेशा टॉक्स एक्सट्रीम पार्टीज ही करती हैं। अच्छा, मैं डव्स होती हैं, उनको सेल आउट का इल्जाम लग जाता है। मैं एक और चीज कह रहा था, उस असेसमेंट को मैं गलत नहीं समझता कि जो एक एक्सट्रीमिस्ट आएगा वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, उस पर इल्जाम नहीं लगेगा सेल आउट का। मालिक साहब आपसे ये कह रहा था, बताया ना, एक सेकंड, अच्छा हमें अगर आज आपने इसराइल को तस्लीम करना हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तस्लीम करेगी, लोग गालियां निकाल दे लेंगे। अगर मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट तस्लीम करेगी तो रिलीजियस सारे ठंडे होकर बैठ जाएंगे। रहमान साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ जाऊंगा, मगर आप अपना प्लीज आर्गुमेंट पूरा। मैं सिर्फ एक रिटॉरिक की बता रहा हूं, जो पार्टी पाकिस्तान में इंडिया के साथ गुफ्तगू को इनिशिएट करती है ना पीस के कॉन्टेक्स्ट में, नवाज शरीफ साहब करेंगे तो जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी वो नारे लगाना शुरू कर देगी, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। हमारा पॉलिटिकल जो है ना स्कोरिंग का बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा मसला वो है जिसकी तरफ मालिक ने इशारा किया कि जो सिविल लीडरशिप है वो जो इनिशिएट करती है, जो इनिशिएटिव लेती है, उसमें और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान एक डेफिसिट होता है, उसकी वजह से ये चीजें ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। तो हमारा भी एक प्रॉब्लम है कि जब आप पॉलिटिकल स्कोर करेंगे एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर देंगे, नवाज शरीफ साहब माजी में बेनजीर को गद्दार कहते रहे हैं, फिर उसके बाद बिलावल साहब नारे लगाते रहे, तो ये चीजें भी रही हैं। ठीक है, हमें जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, अमीर जमात इस्लामी कराची। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बारिश सब कुछ बहा के तो नहीं ले गई हाफिज साहब? क्या सिचुएशन है और कैंपेन कैसे चल रही है आपकी? आवाज दीजिए प्लीज। देखिए, बारिश ने एक्सपोज
स्पीकर में आवाज है। पीपल्स पार्टी के 15 साल इक़्तिदार को, और ये हर दफ़ा करती है। इस दफ़ा इलेक्शन से 4 दिन पहले हो गया। मुझे तो ये है कि जो अरबों रुपए हमारे ही टैक्सों के पैसे इस्तेमाल करके कैंपेन चल रही थी बिलावल की, वो आधा घंटे की बारिश में बह गई है। और ज़ाहिर है वो सिर्फ वही नहीं बही है, बल्कि 35 साल से जो उनके शराकतदार हैं एमक्यूएम वाले, उनका भी सब कुछ बह गया है। और असल में बात यह है कि अब लोगों का शऊर का लेवल बढ़ गया है, सतह बढ़ गई है। ये बारिश जो है वो हाफिज साहब के आंख में अच्छा है। हाफिज साहब ये बताइएगा सर कि विनिंग का जो एक होता है, नंबर होता है, अगर वो आपसे पूछूं मैं, तो क्या जहन में रखा हुआ सर आपने? जी सर देखिए, हमसे ज़्यादा कौन तजर्बेकार होगा। हम पिछले तवील अरसे से इस रिगिंग को, ठप्पा मैंडेट को, रबर के अंगूठों को, इन सब चीज़ों को फेस करते हुए आ रहे हैं। नहीं, मैंने विनिंग का पूछा। और लास्ट इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी रिगिंग कह रहे हैं ना? नहीं, विनिंग, जीतने का मतलब कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कराची से? अच्छा, देखिए, जमात इस्लामी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है जी। ठीक है। अब टेलीविजन चैनलों को पता नहीं क्या हिदायत है, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें जमात इस्लामी को कंटेस्टेंट दिखाना है कि नहीं दिखाना। नहीं सर, आप लेकिन कह रहे हैं बहरहाल जमात आए इस्लामी हुए ने हैं, इसका 1 साल मतलब है कोई पहले, हिदायत नहीं है। जी हाँ सर, नहीं होगी, यकीनन तभी तो मुझे बुलाया आपने। प्लीज कंटिन्यू सर। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जमात इस्लामी ने 1 साल पहले ही सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन जीता है। पब्लिक ओपिनियन पोल जितने भी आ रहे हैं गैर जानिबदार, उसमें जमात इस्लामी पहले कुछ कम थी पीटीआई से, अब वो पीटीआई से आगे बढ़ गई है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी पोजीशन बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एमक्यूएम बहुत नीचे है, पीपल्स पार्टी है, उसके बाद पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद जो है वो बाकी टीएलपी और एमक्यूएम वगैरह है। ये है रियल पिक्चर जो कराची की। अब उसको पोर्ट्रे कोई कितना भी कर दे, लेकिन असल बात यह है कि हम ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं, बहुत स्ट्रांग है, हम वेल कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, हम लोगों के इश्यूज को उठा रहे हैं। जब सब इंतखाबी गहमा गहमी में हैं, तो उस वक्त कराची के बच्चों के साथ ये सलूक हुआ कि उनको इंटरमीडिएट में 80% फेल कर दिया। जमात इस्लामी के अलावा किसी ने इसको टेकअप नहीं किया। हमने अपनी इंतखाबी मुहिम एक तरफ रखते हुए धरने दिए, एहतिजाज किया, वज़ीर आला को कमेटी बनानी पड़ी, और हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये चीज़ें लोगों को अपील करती हैं। हम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत इस वक्त 25,000 नौजवानों को फ्री IT कोर्स करा रहे हैं। हम हर इशू के ऊपर खड़े हुए लोगों के साथ। बाकी पार्टियां इंतखाबात में तुलू होती हैं, तो ये वो डिफरेंस है जिसके नतीजे में हमारे साथ मेहमान भी है, बतूल राजपूत आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी बतूल। जी हाफिज नईमुर रहमान साहब, बतूल राजपूत बात कर रही हूँ। जब मेयर के इलेक्शंस होते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल होती है, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज आपको मिलती है, सोशल मीडिया पे भी मिलती है, और आप जीतते जीतते हार जाते हैं। आप ज़िमनी या बाईपोल्स को लेके जाना चाहते हैं कोर्ट में कि रीरन करवा लें, कोर्ट आपको घर वापस भेज देता है। जो कैंडिडेट्स आपके साथ मुतवक्के तौर पे आपको वोट देना भी चाहते हैं वो बाहर नहीं निकलते या उनको देने नहीं दिया जाता, तो आप जीतेंगे कैसे? देखें, अगर हम ये लड़ नहीं रहे होते ना, मुजाहमत नहीं कर रहे होते, तो हमें ये वोट भी नहीं मिलते जो कराची में सबसे ज़्यादा लोगों ने दिए हैं। और हम अगर गिव अप कर देते ना इन लोगों के हाथों, तो ना 87 यूसीज बचती और ना 9 टाउन बचते। हम जीती हुई पार्टी हैं, पहली बात तो ये। अब हमें उससे बहुत कुछ लर्निंग हुई है। अब हम पोलिंग स्टेशन की सतह पर ये इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई धमाका न डाल सके, और हम बहुत सीरियस है इस मामले में। हम आरओज और डीआरओज को वार्न कर रहे हैं बहुत वाजे तौर पर कि अगर उन्होंने कानून के मुताबिक काम नहीं किया और नतीजे में तब्दीली की कोशिश की, तो उन्हें हम उनका घेराव करेंगे। साफ बात है, मैं टीवी चैनल पर बैठकर कह रहा हूं। वो इसको इजी ना लें। ये अवाम के मैंडेट की तौहीन, आईन पाकिस्तान की तौहीन है, और जो ये तौहीन करेगा हम उसका घेराव करेंगे। हम पॉलिटिकल राइट रखते हैं, हम उसको निकलने देते हैं जब तक वो सही। हाफिज साहब, सवाल तो मैंने ज़्यादा भी इलेक्शन के बारे में ही करना था, लेकिन आपकी पहली बात से मुझे ज़रा क्वेश्चन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये इश्यूज क्यों बन जाते हैं। ये जो बच्चे फेल हुए, ये कहाँ का तरीका है कि एक सियासी जमात आके कि हम धरने देंगे, सड़कें बंद करेंगे? क्यों बच्चे फेल गलत किए जाएंगे? वो कोई जमात इस्लामी के बच्चे तो नहीं थे, वो तो क्रॉस द बोर्ड बच्चे थे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और अगर किसी और वजह से कोई रिजल्ट का कोई टेक्निकल एरर आया तो वो भी हमें बताएं। ये इस किस्म का जब आप एक माहौल बना देते हैं कि बच्चे फेल हों, वो सड़क पे आ जाएं, उनके माँ बाप सड़क पे आ जाएं, और एक सियासी जमात उनकी आवाज़ बन के इमोशंस एक्सप्लॉइट करके चल पड़े सीएम हाउस पे, आप किस कल्चर को जन्म दे रहे हैं कि जो फेल हो जाए उसको जबरदस्ती पास कर दो? मैं किसी एक भी फेल वाले को जबरदस्ती पास नहीं करवाना चाहता,
लेकिन जो कराची में देखें, वहां बैठकर जब आप ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, तो आप कराची की डायनेमिक्स नहीं जानते। सूबा सिंध की डायनेमिक्स अगर जानते हैं तो आपने शायद सवाल नहीं किया उस तरह से। बात यह है कि कराची मार्जिनलाइज्ड है। कराची में तालीमी नस्लकुशी हो रही है। ये वो बच्चे नहीं हैं कि जो फेल होते हुए आ रहे थे या कम नंबर लेते हुए आ रहे थे। इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इनके घर वालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 90% 80% वाले बच्चे थे, अचानक से 3 पेपरों में फेल हो गए 11वीं जमात में, 6 महीने बाद रिजल्ट आया है और फिर उसके बाद अब मौका ही नहीं है आगे बढ़ने का। जो एमडी केट यहां कहलाता है मेट, वो पिछली मर्तबा 34,000 बच्चों ने दिया, आपने 3,700 को ही एलिजिबल किया है इस दफा। ये तालीमी नस्लकुशी है शहर कराची की। हम किसी नाजायज चीज के लिए नहीं खड़े हुए। हाफिज साहब, या आप इसको तालीमी नस्लकुशी कह लें या आप स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेरिट कह लें, ऐसे नालायक डॉक्टर हम देखते हैं कि जिनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं और हमारे अस्पतालों में वो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। ये तो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर स्ट्रिक्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे कोई फेल हो जाए तो आप उसको एकेडमिक नस्लकुशी कह दें। ये तो लॉजिक मुझे सिर्फ पॉलिटिकल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे तो पॉलिटिकल ड्रामा लगता है सर। ये आप इसको कुछ भी कह दें मालिक साहब, मेरी बात सुनिए, आप इसको कुछ भी कह दें, आपको हकायक नहीं मालूम। हमारे पास मार्कशीट बताइए ना, हमें बताएं तो सही क्या और ये हमारे बच्चे। सर देखें ना, आप अगर वकालत कर रहे हैं कि हमारे कराची के बच्चों को बर्बाद कर दो, तो आप करें वकालत, आप पंजाब में बैठकर वकालत करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। किसको फायदा इनको? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, आप करें, मैं तो लड़ूंगा उनके लिए। आप इसे मेरा पॉलिटिकल स्टैंड कहें या कुछ भी कहें, मैं अपने बच्चों को अगर यानी कि अगर कराची का बच्चा है, अगर कराची का बच्चा है, हाफिज साहब, अगर कराची का बच्चा है, वो सिर्फ इसलिए फेल नहीं हो सकता क्योंकि कराची का बच्चा है। अच्छा, नहीं ये भी बता दें साथ में हमें ऐसा हो नहीं जो फेल करे पीछे अगर कोई कर रहा है भाई, जो फेल होता है उससे फेल करें। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे ना, आप तो तर्जुमान बन गए हुकूमत के। जो फेल होता है वो फेल करें, लेकिन जो पास होता है उसको नाजायज फेल करोगे तो लड़ेंगे, मुजाहिमत करेंगे। जो बच्चा आपका मतलब है जिंदगी में फेल नहीं हुआ, वो कभी फेल नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर कैसे करेंगे कि नाजायज क्या बात आप कह रहे हैं? बड़े बच्चे हम जानते हैं जो है कभी भी फेल होंगे। मार्कशीट मौजूद है ना, आप जस्टिफाई। अच्छा मुझे बताएं, आप वहां पंजाब में बैठकर जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? सब लोगों की भाई, ये पंजाब और सिंध का इशू नहीं है। हमने क्या किया? हम टैक्स देते हैं तो आपकी मेट्रो चलती है, हम टैक्स देते हैं तो आपके हेल्थ कार्ड चलता है, हम टैक्स देते हैं तो आप को इस्तेमाल करके हमारा बेड़ा गर्क किया है, हम नहीं होने देंगे अब ये काम। हाफिज साहब, ये कराची का टैक्स नहीं है। पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की पोर्ट है, पोर्ट की टोटल इंपोर्ट आप कराची के अंदर गिन लेते हैं, वो कराची का टैक्स नहीं है। कराची के टैक्स की आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कितना दे रही है, दुकानदार कितना देता है, इंपोर्ट ये बताएं सैलरी क्लास ने कितना टैक्स दिया पंजाब में? 11 करोड़ के लोगों ने जितना टैक्स दिया उतना ही कराची वालों ने दिया है, जिनको आपने गिना भी पूरा नहीं। नाजायज है तो नाजायज क्यों कह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम शायद इसको गलत रंग पे कहीं और ले गए। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? यार आप मेरी बात को लॉजिक से बात करें ना। हाफिज साहब, जो आपने एक हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो और आप तर्जुमान बन जाए पीपल्स पार्टी के, आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करें, आप इसके लिए इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करें, वो बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल ठीक है, कमेटी बनी है ना, बस कमेटी बनी है, उसकी तहकीकात करते हैं तो कमेटी एक सवाल हम आगे बढ़ते हैं। हम इंतखाबात पे सर, हम इंतखाबात कर रहे हैं। हम इंतखाबात पे आते हैं जी। हमने एहतिजाज किया, कमेटी बनी, हमने अप्रिशिएट किया। अच्छा, मैं एक और चीज को अप्रिशिएट करूंगा। आप अकेले हैं, लेकिन अगर वो सबके जवाब दे रहे हैं और अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको खत में वजीर आला ने लिखा है। मैं हाफिज साहब, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अली हैदर अर्ज कर रहा हूँ जी जी। हाफिज साहब सुनिएगा, मर्तबा जो बोर्ड में तकरूरी हाफिज साहब बिगड़ा हुआ है, आपको आवाज आ रही है मेरी? उन्होंने आई थिंक हटा दिया। आराम से बैठकर कह देना आसान होता है, यहाँ हो क्या रहा है हमारे साथ? अरे सर, हमने सवाल तो पूछना है सर, आराम से पूछेंगे ना सवाल आपसे। मैंडेट दे के बेचे जाओ इस शहर को, सौदागरी करे जाओ, यही चलेगा। इसलिए तो लोग जमात इस्लामी की तरफ आ रहे हैं, आप सुन, लेकिन आपके टेलीविजन चैनल कंटेस्टेंट ही नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए आप रोकिएगा हाफिज साहब को, उनके कान में लगाएंगे। लेकिन आप एकदम से ये कह देंगे आवाज बंद कीजिएगा 2 मिनट, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं है, बहुत हो रहा है यहाँ पर जुल्म, बहुत ज्यादा चले और इस जाति का इजाला करेंगे इंशाल्लाह। सवाल ये था, आप मुझे जरा सुन नहीं पा रहे। सवाल ये है, प्लीज जरा इसको कान में लगाइएगा हाफिज साहब, ये जो आपके आईएफपी उतर गई आपके कान से, प्लीज इसको लगाइएगा। हम आई थिंक और तरफ चले गए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, देयर हैज टू बी एन इन्वेस्टिगेशन, बट अगेन जमात इस्लामी का हाफिज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं,
मुझे ये बताइएगा इस वक्त आपको अब सुन पा उतर गई थी सर, सवाल कहीं और चला गया, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करें, उसके लिए आपको एहतजाज करना पड़ा, ये भी ठीक है। बट अगेन बात यह है सर कि मामलात को अफाम तफहीम से ही हल करना है। एहतजाज भी एक हद तक और एक खास नुक्ते तक अच्छा लगता है, उसके बाद अगर वो किसी के गिरेबान तक आ जाए तो फिर वो भी काम खराब हो जाता है। आपके सवालात अगर इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के हवाले हाफिज साहब सलमान आबिद बोल रहा हूँ। ये जो मेरी बात ये सुने ना, मेरी सुने तो सही। जी एक मिनट, आप ही सुन रहे हैं सर, मैंने क्या किया, गोली चलाई है आवाज भाई, धरना देना तो एक जमहूरी हक है ना हमारा। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, धरना देना तो हमारा जमहूरी हक है ना। इसको यहाँ पे रोकते हैं, आवाज उठाना, मुतालबा करना तो हमारा जमहूरी हक है ना। बिल्कुल हक है, आप इस हक से हमें महरूम कर दें। अच्छा, हम कौन होते हैं सर महरूम करने वाले? यही किया हमने, और क्या गोली इलेक्शन के हवाले से एक सवाल ये है कि आपका कराची में इस वक्त एक मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, और तीसरी तरफ जो है वो MQM है। अब कराची में एक बड़ी ताकत के तौर पर माजी में हमने MQM को देखा है। आप इन तीनों पार्टियों को बुनियाद बनाकर कहाँ अपने आप को फिट कर रहे हैं कि कहाँ से वो आपको चैलेंज आ रहा है जिसकी या आप समझते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको तीनों जमातों को एवेल्युएट करके खुद आपकी जमात कहाँ खड़ी है? और इसके साथ मैं भी ऐड कर लूँ, बिकॉज सिमिलर सवाल है, वो ये है कि आप सब लेवल प्लेइंग फील्ड खैर पीपल्स पार्टी भी मांग रही थी, आपने भी एक पॉइंट पे कह दिया ज्यादती हो रही है। अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि इलेक्शन के बड़े करीब है, अभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ज्यादती हो रही हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रही है उस तरह जिस तरह बाकी दीगर जमातों को कराची में मिल रही है? अच्छा देखिए, इन सब चीज़ों का अगर मैं सब मिला लूँ तो देखें, ये जो पार्टियां जितनी भी आपने नाम लिया है ये सब रूलिंग पार्टियां, 35 साल का अरसा गुजरा है, MQM हर हुकूमत में शरीक रही है, तो जाहिर है कि जो भी तबाही शहर की है इसी अरसे में हुई है। पहली बात, पीपल्स पार्टी लगातार 15 साल से और 50 साल से इधर उधर होते हुए हुकूमत, तो जितनी भी यहाँ पर गड़बड़ है उसमें उसका पूरा शेयर है। और कल की बारिश ने सबके सामने जाहिर कर दिया, एक छोटे से इवेंट ने बता दिया कि शहर का असल में हाल क्या। अब जो पानी जब उतरा है ना, तो जब वो सड़कें जो अरबों रुपए से इन्होंने पैच वर्किंग की है वो भी टूटना शुरू हो गई हैं, और इससे पता चलता है कि हमारे कौम के पैसों से ये लोग क्या मजाक करते हैं, कितनी करप्शन करते हैं। PTI 3.5 साल के लिए हुकूमत में थी, तो उसका शेयर इतना ही बनता है। PTI से एक शिकायत जरूर है कि हुकूमत में इतने बड़े मैंडेट के साथ आई थी, उसने कराची को ओन नहीं किया, और उसके जितने लोग थे वो कराची के लिए कुछ कर नहीं सके। और कुछ ना कर सकना एक अलग बात होती है, उनका जेस्चर ही ये नहीं था, उनकी इंटेंशन ही है कि वो कराची के लिए जो है वो कुछ कर सकते हो। तो ये शिकायत तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो मजलूम है, और जब वो मजलूम है तो जाहिर इस वक्त जाहिर है जो आदमी बिल्कुल ही फंसा हुआ, उसकी पार्टी का निशान ले लिया गया, उस पर भी हम ये आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। अब बात ये है कि इस वक्त भी इंतजामिया के जेर निगरानी जो इलेक्शन है वो शुकूक व शुबहात का शिकार है। हमारी ख्वाहिश थी कि चीफ जस्टिस साहब इस पर जिद ना करते और अदलिया के तहत ये इलेक्शन होते तो निस्बतन शफाफ होते। चले हाफिज साहब एक बात बताएं, सब चीजें एक बात बताइए, अगर आपकी एक सीट आए, 2 या 3 जितने भी आपकी आए, इस मुल्क में ये होता है कि काम तभी होते हैं हल्के के चीज़ें अगर आप गवर्नमेंट के साथ हों। अगर आप नेशनल असेंबली की 1 या 2 जितनी भी सीटें जीतते हैं, वहां जाके अपोजिशन के साथ या सरकार के साथ बैठेंगे। मालिक भाई, अगर मालिक भाई ने सवाल किया ये जी तो मैं मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आप लोगों की अगर असेसमेंट किसी और वजह से ये 1, 2, 3 की है ना, तो अल्लाह ने चाहा तो 8 फरवरी को आप सबको हैरान करेंगे इंशाल्लाह। वैसे जितनी भी हो, मेरा सवाल ये है जितनी भी सीटें हो, मैं वो तो जवाब देने तो दें, जवाब तो देने दें। हाँ, हमें ये बताइए किधर जाएंगे। दूसरी बात ये कि हम जो मुहिम चला रहे हैं वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रहे, हम हुकूमत करने के लिए नहीं चला, या हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए चला रहे। ठीक है। अच्छा, और हुकूमत में आएंगे लेकिन हमारा जाती कोई एजेंडा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जाती एजेंडा नहीं होगा। हमारा एजेंडा ये है कि हमारे बच्चों को तालीम दो, हाँ जी, बिल्कुल IT फ्री करो। सर इसी में एक चीज और ऐड कर दें, अगर सेंटर में कोalition गवर्नमेंट बनी है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा हो, आपका भी इस वक्त पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा इस वक्त झगड़ा चल रहा है, तो अगर कोalition गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी बैठी भी, फिर भी आप उस कोalition का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक, और साथ में रिजवान साहब आप भी जब सवाल दे लें, हम सब एक रुकेगा। साहब, मैं आपका वोटर हूं कराची के अंदर, सर मैं बात सुन लीजिए, मैं आपको वोट दूं ताकि जो ऑफिस कॉरिडोर की पॉलिटिक्स है उसके जरिए एक पार्टी के लोग अगवा करके किसी जगह पे बंद करके
मेरा मेयर ना आने दिया जाए कराची के अंदर, मैं आपको वोट इसलिए दूं आप मेरे वोट की हिफाजत ना कर सकें। पहली बात ये, मैं इसका जवाब चाहूँगा आपसे। लेकिन मैं साथ में ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो कराची के बच्चों के रिजल्ट्स थे, अगर 64% बच्चे हर साल पास होते आ रहे हैं या 65%, और अगले एक साल ऐसा है जिसमें 70% बच्चे फेल हो जाए, तो उस बोर्ड को तो खुद इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए ना। क्विकली जवाब तो पहला सवाल है। पहला सवाल अली, है अली, कि क्या please एक पीपल्स पार्टी वाली कोalition में बैठेंगे? जनाब अली प्लीज एक और प्लीज। 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, एक बात देखें ना, एक तो ये तो हाइपोथेसिस है ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पहला मरहला है हम अपने परचम अपने निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब पार्टियों का जितना भी कच्चा छट्टा है वो कौम के सामने रख रहे हैं, ठीक है। और हम आपके इसी सवाल में दूसरी बात कि मेयर के इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने। हम ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त नौजवानों के साथ अपनी तमाम टीमों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन की सतह पर। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम धांधली को हर मुमकिन तरीके से रोकेंगे। बुनियादी तौर पर धांधली रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, पार्टियों का काम नहीं। हमारे पास बंदूक नहीं होती। चलिए, पीपल्स हम अगर पार्टी की बंदूक कोalition रखते में हो तो आप बैठेंगे मुझसे सर? सवाल करें अपने मैंडेट की हिफाजत क्यों नहीं करते? हाँ साहब, वक्त कम है। पीपल्स पार्टी वाली कोalition में बैठेंगे सर? अरे भाई सुन तो लीजिए, हमारे पास होगा इंशाल्लाह बहुत बड़ा मैंडेट। इस मैंडेट के साथ ना सूबाई हुकूमत बन सकती है, हमारे बगैर न चल सकती है। हमारा एजेंडा होगा, ठीक है। इस एजेंडे के ऊपर उस यकीन दहानी वो वाली नहीं जो एमक्यूएम को दी जाती है। हमें अपनी जात के लिए एक पाई भी नहीं चाहिए। जाहिर है गिवन सर्कमस्टांसेस में ही फैसले होते हैं। हमारा दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह की किसी पार्टी से बात की जाए जो लूट मार में शरीक हो, लेकिन कई लोगों की खातिर हम आवाम के मशवरे से ही फैसला करेंगे। हम हुकूमत में आने के लिए मुहिम चला रहे हैं, अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रहे। और एजेंडा हमारा जात का नहीं है, हमारे नौजवानों का है, हमारी खवातीन माओ बहनों का है, हमारी कौम का है, हमारे शहर का है, हमारे सूबे का। इस एजेंडे पर जो आएगा उससे बातचीत होगी, आपका बहुत नहीं आएगा शुक्रिया नहीं कि चलेगा। आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला, आप लोग भी आए, आपका शुक्रिया। मगर इंशाल्लाह ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में दोबारा हाजिर होंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं।